यहाँ से वो भी उठा सकते हैं। देखिए आइटम एक्स क्वांटिटी उसने यहाँ से उठा के रखी हुई है। आपको और कुछ चाहिए, प्राइसिंग चाहिए, आइटम प्लस प्राइस वो भी आ जाएगा। तो मल्टीपल चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह ऑर्डर फुलफिलमेंट क्या है, जैसी ऑर्डर हम फुलफिलमेंट मार्क करें, मैंने बताया था ऑर्डर को हम फुलफिल करते हैं। एक होता है फुलफिल करना मतलब डिलीवर कर देना, एक होता है मार्क एज पेड जब पैसे आपको रिसीव हो जाए। तो ये लेबलिंग करनी पड़ती है, हमें सिखाया था, ये बताया था ना, ये दोबारा दिखा भी देता हूँ। अब देखिए जैसे यहाँ ऑर्डर आया हुआ है, अब ये फुलफिल हुआ हुआ है, फुलफिल इसने मार्क किया हुआ है, लेकिन इसकी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। लेकिन यहाँ हम मार्क एज पेड करेंगे ना, इसका मतलब पेमेंट भी आ गई है, फुलफिल हो चुका है। किसी और पे एग्जांपल समझाता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। ऑर्डर में समझाता हूं। देखिए मैंने ये ऑर्डर खोला है, अब देखिए इसमें ऑर्डर कंफर्म का टैग खुद लग के आ रहा है। ऑर्डर के अंदर भी टैग्स का ऑप्शन होता है। जैसे ही बंदे ने ऑर्डर कंफर्म किया होगा, ये ऑर्डर टैग इस ऑर्डर में लग गया होगा आगे। समझ में आई बात? तो जब आप ऑर्डर खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा मुझे इस ऑर्डर को कॉल करने की जरूरत नहीं है, इसने ऑर्डर अपना कंफर्म कर दिया है। और अगर वो कैंसिल होगा तो यहाँ कैंसिल लिखा हुआ आ जाएगा। समझ में आई बात? ये जो ऑर्डर कंफर्म लिखा हुआ आ रहा है ना, ये जो टैग लग के आ रहा है, ऑर्डर के अंदर टैग लगा हुआ है, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि जब इसके पास बंदे के पास ऑर्डर किया होगा, उसने ऑर्डर कंफर्म वाले पे रेडियो बटन पे चेक मार्क किया होगा, जैसे ही चेक मार्क किया होगा यहाँ ऑर्डर फुलफिलमेंट लिख के आ गया होगा खुद ब खुद। तो आप ऑर्डर जब खोलेंगे ना तो आपको पता चलेगा यार इस ऑर्डर को मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं, इसने कंफर्म पहले से किया हुआ है। अच्छा, ये ऑर्डर फुलफिलमेंट का टैग कौन सा है? जैसे ही मैंने इस ऑर्डर को फुलफिल किया, मतलब इस ऑर्डर को डिलीवर किया, तो ये टैग लग गया खुद ब खुद आके, और उसको मैसेज चला गया होगा कि भाई आपका ऑर्डर ऑन द वे है, जो भी हमने यहाँ सेटिंग कर रखी है उसकी। देखिए यहाँ ऑर्डर फुलफिलमेंट का जो वो है ना मैसेज, वो ये है। सही है, टैग यही से आ रहा है, व्हाट्सएप फ्लो से आ रहा है। हाँ, व्हाट्सएप व्हाट्स फ्लो के टैग फ्लो के टैग से। इसमें आपको खुद लगाने नहीं होते, खुद ब खुद लगे होते हैं। सही। इसी तरह आप ऑर्डर कैंसिल का भी सेटिंग कर सकते हैं। मतलब जिस ऑर्डर को आप कैंसिल कर रहे हो उसको क्या मैसेज जाएगा वो भी यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, इस मैसेज को भी चेंज कर सकते हैं। और इसी ऐप के थ्रू आप व्हाट्सएप बटन भी लगा सकते हैं। हमने व्हाट्सएप बटन लगाने की एक ऐप देखी थी, डोंगी नाम से थी वो, तो आप उसको यूज ना करें, आप इसी ऐप को अगर यूज कर रहे हैं तो इसी में व्हाट्सएप बटन भी आ रहा है। तो दो ऐप लगाने की जरूरत नहीं है, एक ऐप लगाएं। अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो दोनों काम इससे हो जाएंगे, बटन भी लग जाएगा, व्हाट्सएप फ्लो भी बन जाएगा, और वाली ऐप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये शो भी हो जाएगा मेन जिस तरह। हाँ, जैसे वो शो होता है वैसे ये भी शो होगा। अच्छा, इसके साथ डैशबोर्ड भी आपको मिलेगा। डैशबोर्ड यहाँ दिखाता हूँ, डैशबोर्ड से क्या फायदा होता है। ये देखिए यहाँ डैशबोर्ड पे हमारे पास देखिए मैंने डैशबोर्ड खोला ना, ये लाइव वेबसाइट चल रही है। अब देखिए हमारे पास इसमें कितना आ रहे हैं, 4 लोगों ने कंफर्म किया हुआ है। हमें पता है यार 4 ऑर्डर तो कंफर्म है, 4 लोगों का पेंडिंग आ रहा है जिन्होंने ना कंफर्म किया ना कैंसिल किया। अब हम इसको देख लेंगे, जो भी इनका बंदा है उसको देख रहा होगा, जो लोग मार्क कर ही नहीं रहे उनको खुद कॉल कर लेगा। तो लेकिन 8 लोगों को कॉल करने के बजाय अब कितने लोगों को कॉल करनी पड़ेगी? 4 लोगों को करनी पड़ेगी। आधा काम आसान हो गया, तो इसीलिए ये चीज यूज की जाती है। मेरा बताने का मकसद ये कि एक तो हमने ऐप पढ़ ली थी, दूसरा उसको बेचना भी आना चाहिए। मैंने ये बता रहा हूँ, एक क्लाइंट को मैं 10,000 रुपए की बेच रहा हूँ, एक को मैंने 7,000 रुपए का करके दे दिया, एक को मैंने 15,000 बोला हुआ है। मैंने जितने भी क्लाइंट्स से शॉप आए कि मेरे पास 6-7, मैंने सबको मैसेज कर दिया, वॉइस नोट कर दिया।
अब देखें जो उसमें से एक दो लोगों ने कहा है कि हम थोड़ा टाइम बाद ये लगाएंगे, एक ने फौरन लगा ली, एक ने मुझे बोला एक दो दिन बाद मैं ये लगा लूंगा। तो देखें बैठे बिठाए 15-20-25 हज़ार रुपये बन जाए तो बुरा नहीं है। और इसमें कितना आसान है, कोई इसमें कोई काम करने की कोई जरूरत भी नहीं है। एक ऐप निकाली, इसको लगाया, लेकिन इस ऐप से उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। जो उसको प्रॉब्लम आ रहा था कॉल करने के लिए बंदा बैठाना पड़ रहा था या टाइम निकालना पड़ रहा था, उसका मसला सॉल्व हो रहा है। इसी तरह आप मल्टीपल ऐप्स भी ढूंढ रहे हैं कि शॉपिफाई में कौन कौन सी ऐप्स हैं और किस ऐप से किस बिजनेस में क्या हेल्प मिल सकती है, क्या ऑटोमेट हो सकता है उसका काम। जिस काम से उसकी ऑटोमेशन हो रही होती है ना, बंदे को कराने में इंटरेस्ट हो जाता है, यार मेरे पास रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए, ये काम ऑटोमेट पे चलेगा। अच्छा, इसी तरह एक फॉर्म बनाने की ऐप की मैंने बताया नहीं बताया, शायद बता देता हूँ। ये जो फॉर्म बना हुआ है इस वेबसाइट के अंदर, ये वाला फॉर्म बल्क एंड कस्टमाइज्ड ऑर्डर का, ये भी एक ऐप के थ्रू बना हुआ है। शॉपिफाई में जैसे कॉन्टेक्ट अस फॉर्म बनाना है आपको या आपको मुख्तलिफ फॉर्म बनाने, तो आप उसकी फॉर्म की एक ऐप है फॉर्म्स नाम से, शॉपिफाई की अपनी बिल्ट इन ऐप है, उसका नाम है फॉर्म्स। यहाँ दिखा देता हूँ उसका लेबल ताकि आपको लगाने में बनाने में आसान हो। ये रहा, ये ऐप है फॉर्म्स, ये शॉपिफाई की अपनी बिल्ट इन ऐप है। आप इसके थ्रू फॉर्म्स बना सकते हैं। कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म बनाना है, जैसे मैंने बल्क ऑर्डर का एक फॉर्म बनाया हुआ है, या आपने और मजीद कोई भी फॉर्म बनाना है, रिक्वायरमेंट आ सकती है आपके पास कि आप इस तरह का हमें वेबसाइट में फॉर्म चाहिए, तो आप इस ऐप के थ्रू वो फॉर्म बना सकते हैं। हाँ, ये दोनों लगे हुए, मैंने हटाया नहीं, ये दोनों लगे हुए, इसको एक हटाना है, ये वाला हटाना है मुझे, क्योंकि मेरे इस वाली ऐप से बटन भी लग रहे हैं और काम भी चल रहा है। ये वाली ऐप लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने अभी लगाई थी क्योंकि मैं इसको हटा दूंगा। सिर्फ मैं देख रहा था काम किस तरह से कर रहा है, वो सही काम कर रहा है बिल्कुल। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये वाली फॉर्म्स ऐप लगा के आप मल्टीपल फॉर्म बना सकते हैं। इसके अंदर ऑप्शन होता है, जैसे ही फॉर्म फिल होगा आपको यहाँ डैशबोर्ड में भी दिखेगा, प्लस ईमेल भी आ जाएगी आपको। जैसे ही कोई फॉर्म भरेगा ना तो यहाँ डैशबोर्ड में भी दिखेगा और ईमेल भी आ जाया करेगी आपको। तो एक और रिक्वायरमेंट आप कस्टमर की पूरी कर सकते हैं, या कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म बनाना है या मल्टीपल, जैसे यहाँ बल्क ऑर्डर का फॉर्म है, तो आप मुख्तलिफ फॉर्म्स बना सकते हैं। आज माशाल्लाह क्लास में सबकी तादाद ज़्यादा है ईद के बाद से। क्या कह रहे हैं? टेस्ट नहीं है, देखिए टेस्ट से भागने की जरूरत नहीं है, इतना आसान तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि टेस्ट हो भी तो आप बैठे बैठे दे सकते हैं। बहुत आसान टेस्ट है और क्लास में ऐसी स्ट्रेंथ होगी तो मजा भी आता है। लास्ट क्लास जो हमारी पिछली क्लास में उसमें 75 स्टूडेंट्स थे, आखिरी में 20 रह गए, 55 लोग छोड़ के चले गए। अब ये समझ नहीं आ रहा है क्यों छोड़ के गए, पढ़ाने में कोई मसला हो गया या उनका दिलचस्पी हट गई। यहाँ तो अब क्लास की आज स्ट्रेंथ ज्यादा लग रही है, आप दोनों आखिरी में सिर्फ बैठे हुए, खैरियत? यहाँ फ्रंट में सीट खाली है, वो सही नहीं दिख रही। यहाँ आए थे ये फ्रंट में आप सिर्फ दोनों अकेले बैठे हुए, बाकी पूरी क्लास आगे बैठी है। मैं यहाँ से साफ दिखाता हूँ, आप आए तो सही। यहाँ आजे दोनों आजे, यहाँ एसी भी चल रहा है। अच्छा आगे, अरे यार फ्रंट की सीट खाली है, यहाँ से ये स्क्रीन नहीं देखेगी तो बड़ी मसले वाली बात है। आज इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, खाली है सीट, खाली है, तीनों आ जाओ। आईटी स्टॉक भी आ गए। देखें आप क्लास में जितने स्टूडेंट है, वाहिद एक बंदा है जिसने 20,000 रुपए का क्लाइंट लेकर करके काम पैसे अपने अकाउंट में ले लिए हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि सारे लोग आप लोग मेहनत करें और क्लाइंट को क्लोज करें और पेमेंट निकलवाएं। जो बेसिक गोल है कि भाई आपको स्पोर्ट्स के बाद पैसे कमाने आ जाएं, कम से कम इतने आ जाएं कि भाई आपका अपना खर्चा तो निकल जाए। और अपना खर्चा हर बंदे का कम से कम 30, 40, 50,000 रुपए तक पहुंच गया है। और बजट आने के बाद से तो और टैक्स लग गया है हर चीज के ऊपर। ई कॉमर्स के अंदर भी बहुत सारे टैक्स लग गया, फ्रीलांसिंग के अंदर भी बहुत अच्छा खासा टैक्स लग गया है। मैं देख रहा था, पढ़ रहा था कि 8 लाख रुपए सैलरी के ऊपर 2-2.5 लाख रुपए टैक्स है। 8 लाख रुपए बंदा कमा रहा है, जिसमें से 2.5 लाख रुपए टैक्स दे देगा तो फिर क्या बचेगा उसका? और उसका कोई फायदा नहीं है, ना रोड सेफ्टी है, ना हॉस्पिटल है, ना कोई और ऐसा बेनिफिट है जिसके ऊपर टैक्स दिया जाए। आपको तो ज्यादा पता होगा। मुझे नहीं उनसे पूछ रहा हूँ कितना टैक्स है 8 लाख पे? 2,75,000।
2-2.5 लाख रुपए करने का मामूली अमाउंट थोड़ी है भाई, 2-2.5 लाख रुपए। बताने का मकसद ये कि देखें ये ऐड मैंने फाइंड आउट की, इसका ऐड देखा, मैंने लगाई भी नहीं थी पहली दफा, मैंने उस क्लाइंट के पास जाके लगाई, 5 मिनट में लगाई और 7,000 रुपए बना लिए, छोटा मोटा खर्चा निकल गया। एक और क्लाइंट को बोला हुआ 10,000 रुपए का, वो भी आजकल में इंशाल्लाह करा लेगा, और 2-3 लोगों को और पिच किया हुआ, उन्होंने कहा मैं थोड़ा टाइम बाद कराऊंगा। तो आप लोगों ने मल्टीपल ये एप्स ना फाइंड आउट करके रखा करें, और क्लाइंट को एक साथ ना बेचें ये चीजें, कि ये भी चीज होता है कि क्लाइंट को एक साथ बेचते हैं ना तो वो आपसे तो बार्गेनिंग भी करना शुरू कर देता है, प्लस उसका पास इतना बजट नहीं होता। अगर आप उसी टाइम पे वेबसाइट भी बेच रहे हैं, मुख्तलिफ फीचर्स भी बेच रहे हैं, एप्स भी बेचने लग गए ना, वो कहेगा नहीं यार अभी इतना बजट नहीं। आप उसको टाइम बीन के बाद बेचें। आपने क्लाइंट के साथ रिलेशन, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, रिलेशन बनाएं और 10-15 दिन बाद उसको मैसेज करें कि यार अब ये फीचर आ गया, अब ये फीचर आ गया, अब ये करा लो, और उसको पैसे देना भी इतने ज्यादा नहीं पड़ेंगे। वो कहेगा, क्योंकि एक साथ देने पड़ेंगे ना तो वो हिचकिचाएगा, यार 60-70 हजार रुपए एक साथ देना मुश्किल लगेगा उसको। 40,000 रुपए वेबसाइट के लिए फॉर एग्जांपल, थोड़े दिन बाद 5,000 रुपए का फीचर भेज दिया, फिर 5,000 का भेज दिया, 10,000 का भेज दिया, उसके लिए वो देना फीजिबल भी होगा। इसी तरह मैंने कहा इसमें फॉर्म्स की एक ऐप पे ये आप लगा के कोई भी फॉर्म क्रिएट कर लेगा। ये जज भी रिव्यूज है, जैसे ईमेल है, बंडल्स की एक ऐप है, बंडल अगर आपको बनाना है उसकी ऐप है, बहुत सारी ऐप्स इसमें लगी है। इसमें तकरीबन 17 ऐप्स लगी हैं, 17 ऐप लगी हैं। ज्यादा ऐप लगाने से स्टोर की स्पीड स्लो भी हो जाती है। आप सिर्फ काम की ऐप लगाया करें, बाकी ऐप नहीं लगाया करें, डिलीट कर दिया करें, और वो ऐप्स लगाएं जो शॉपिफाई की बिल्ट इन भी हों। सर ये कोडिफाई ऑर्डर कैंसिल, जब ये काम हमारा वर्ड फॉलो करेगा तो फिर इसकी क्या जरूरत है? ये तो पहले मैंने लगा के दी थी उसको, ये पहले बेचा था मैंने। ये क्या करता है कि आपको ऑर्डर की स्क्रीन के बाद थैंक यू वाले पेज पे ऑर्डर कैंसिल करने का भी ऑप्शन देता है। अब इस ऐप की जरूरत नहीं है, आप सही कह रहे हैं, इसको हटा देंगे, लेकिन ये पहले मैंने उसको फीचर बेचा था। ये हर थोड़े टाइम बाद वो मुझे ये कह रहा था कि हर थोड़े टाइम बाद आपको क्या होता है, एक नया फीचर ले आते हो। भाई पैसे चाहिए ना थोड़े टाइम बाद, काम कैसे चलेगा? हर थोड़े टाइम बाद फीचर नहीं बेच रहे, हर थोड़े टाइम बाद पैसे चाहिए। तो मल्टीपल क्लाइंट्स आप जब बना लेते हैं ना तो आपको आसानी होती है कि कोई ना कोई चीज किसी को बेच सकते हैं। इसी तरह वर्डप्रेस अगर किसी को आता है तो वर्डप्रेस के अंदर एप्स नहीं होती, प्लगइन्स कहते हैं उसे, मतलब एप्स ही होती हैं, इसमें एप्स कहते हैं, उसमें प्लगइन्स कहते हैं, उसमें भी मल्टीपल प्लगइन्स होते हैं। तो हम फिर वो बेचना शुरू करते हैं कि भाई ये प्लगइन से, उसको बताते नहीं है कि कैसे, उसको बताते हैं बस ये काम हो जाएगा आपका, ये ऑटोमेट हो जाएगा। अच्छा, खाली ये एप्लीकेशन नहीं है, व्हाट्सएप ऑटोमेशन की और भी एप्लीकेशन है, आप उसको भी देख सकते हैं। जैसे एक मैं देख रहा था ऑर्डर अलर्ट है, उसके नाम से भी है, और भी मल्टीपल नाम से ये काम बहुत सारी ऐप्स करती होंगी, लेकिन ये मुझे बहुत सिंपल लगी, आसान लगी। इसका ऐड भी बार बार आ रहा था, मैंने लगा के भी चेक कर लिया, बहुत इजी है, और नॉर्मल छोटे बिजनेस ओनर्स के लिए $5 निकालना भी मुश्किल नहीं है। 1250 रुपए, 1300-1400 रुपए बनते हैं, इजीली वो निकाल भी लेगा और आपका काम भी हो जाएगा। अच्छा देखिए, आज से हम एसईओ का टॉपिक शुरू कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करें कि भाई आज के बाद जो जितनी क्लासेस थोड़े टाइम तक चलेगी तो उसे मिस ना करें। चलें, बाकी क्लासेस जो होती हैं वो रिकवर हो जाएंगी आपकी स्लाइड पढ़ के भी। ये जो क्लासेस है ना, इसका रिपीट टॉपिक बार बार मैं भी नहीं दे सकता और ना कहीं वीडियो में मिलेगा। अगर ये वीडियो मिल जाए आपको तो अच्छी बात है, लेकिन इस वीडियो को देखने के लिए भी आपको 1 घंटा देखना पड़ता है, ठीक है? तो भाई आपकी मर्जी है, ये वीडियो देख के अगर आपको रिकवर करना है अपना जो आपने लेसन मिस कर दिया है, इसमें आवाज क्लियर आ रही है नहीं आ रही, तो इससे अच्छा ये है कि आप क्लास को अटेंड करें। और जब भी मैं आज ये टॉपिक शुरू कर रहा हूँ कि आपकी क्लास की स्ट्रेंथ आज बहुत ज़्यादा है और आप सब लोगों को समझ में भी आ जाए, पहली बात तो ये, ठीक है? एसईओ किसी ने नाम बहुत सुना है, एसईओ आजकल आप देख रहे होंगे लिंक्डइन पे जॉब्स भी बहुत सारी आती हैं और बहुत जगह आपने ये वर्ड भी सुना है। तो कोई बताएगा कि क्या होता है एसईओ? किसे कहते हैं? सर्च इंजन। ये तो फुल फॉर्म है उसकी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अपनी वेबसाइट को गूगल पे रैंक करने के लिए एसईओ करी जाती है, कीवर्ड के थ्रू ना, कीवर्ड से थ्रू। और अच्छा देखिए, एक होता है एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एक होता है एसईएम सर्च इंजन मार्केटिंग। नोट्स किसी के पास नहीं है जो लिखने के लिए तैयार हो, तो सिर्फ सुनना है तो वो भी ठीक है,
कोशिश करें कि अपने नोट्स भी निकाल लें ताकि आप लोगों को याद रहे, क्योंकि ये जब याद इसलिए रहेगा जब आप टेस्ट में बैठेंगे ना तो आप अपने नोट्स बने हुए होंगे, स्लाइड तो मिल जाएगी, लेकिन आपको लिख रहे होंगे तो आपको याद रहेगा। लेकिन आधे ज्यादा क्लास के पास नोट्स नहीं है तो कोई बात नहीं, मोबाइल पे लिख लें, मोबाइल पे लिख लें ताकि घर जाके उसको, लेकिन कोशिश करा करें कि पेपर पेन लेके बैठा करें। मोबाइल का लिखा हुआ भी आप लोग कोई खोल के नहीं देखेंगे, ना पेपर का लिखा हुआ देखेंगे, लेकिन ये होगा कि पेपर पे लिखा हुआ तो आपको याद रहेगा, चांसेस है उसमें। वो आपका लिखेंगे हिसाब किताब, अरे आप अपना लिखें वो अपना लिखेंगे ना यार, स्लाइड तो मिल जाएगी भाई। एक होता है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, स्पेलिंग नहीं आती तो गूगल कर लेगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एक होता है एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग। दोनों में फर्क ये है कि एसईओ होता है अनपेड और सर्च इंजन मार्केटिंग जो होता है वो होता है पेड, जिसे पीपीसी भी आप लोग कहते हैं। पेड होता है ये, पीपीसी भी कहते हैं। पीपीसी क्या होता है? पे पर क्लिक, हर क्लिक के पैसे देने होते हैं। अभी यह एग्जांपल भी दिखाता हूँ किसी स्टोर की। अब देखिए मैंने गूगल पे जाके लिखा सेंट्स एंड सीक्रेट्स, एक वेबसाइट है। अच्छा, जैसे ही मैंने लिखा तो आपने देखा कि यहाँ स्पॉन्सर्ड ऐड आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है। बहुत दफा आपने देखा होगा स्पॉन्सर्ड आ रहा होता है लिखा हुआ। इसका मतलब ये पेड मार्केटिंग कर रहा है, गूगल को पैसे दे रहा है कि मेरी वेबसाइट इस कीवर्ड पे टॉप पे लेकर आओ। समझ में आई बात? अच्छा, कोशिश करेगा भाई जो ना समझ में आए आप पूछ लें, ये ना हो कि लेक्चर के बाद आप कहें पूरा रिपीट कर दें। वो कहा है हम मेरा फेवरेट स्टूडेंट भाई, आप आगे आगे बैठ जाओ ताकि आपको बिल्कुल बारीकी से समझ में आ जाए। आगे आके बैठ जाओ, इधर आके बैठो, ये बीच में एक सीट खाली है, दोस्तों को छोड़ो, इधर आके बैठो। आ जाओ, आगे आ जाओ, ये सीट है खाली है, मैंने आपको चुन के इसीलिए निकाला है। लेक्चर के बाद आप रिपीट ना करें कि ये क्या है, रोक के पूछ लें, वो ज्यादा अच्छा है। उसी टाइम में पूछने की क्या नहीं समझ में आ रहा। अच्छा देखिए, जैसे हमने गूगल पे लिखा तो आपने देखा होगा, जब भी आप भी सर्च करते हैं तो आपने देखा होगा ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि भाई ये सर्च इंजन मार्केटिंग कर रहा है, गूगल को पैसे दे रहा है, इस कीवर्ड पे मुझे टॉप पे लेकर आओ। अच्छा, जिन वेबसाइट्स के ऊपर ये स्पॉन्सर्ड का वर्ड लिखा होता है, इसका मतलब ये ऐड चल रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो पैसे कटेंगे इस जो कंपनी ऐड चला रही है। अब वो कितने पैसे कटेंगे वो डिफाइन करना होता है, अलग अलग चीजें होती है, वो पूरी अलग एक फील्ड है मार्केटिंग की, ठीक है, जिसमें हम एसईएम पढ़ते हैं। वो कोर्स में नहीं है, हम जो पढ़ रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जो कीवर्ड लिखे वो हम ऑर्गेनिक तरीके से ऊपर आए। ये एसईओ है ना? ये एसईओ नहीं है, ये मैं कह रहा हूं एसईएम है। एसईएम जिसमें ये स्पॉन्सर्ड ऐड लिखा हुआ आ रहा था, स्पॉन्सर्ड लिखा, इसका मतलब ये पैसे दे रहा है कि मुझे इस कीवर्ड पे टॉप पे लेकर आओ। समझ में आ गई बात? अब मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा ना तो इस जो ये ब्रांड ऐड चला रहा है उसके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। अब वो एक क्लिक के 3 रुपए हो 4 रुपए हो वो अभी पता नहीं है, वो जब हम ऐड बनाते हैं हमें कॉस्ट पता चलती रहती है कि भाई एक क्लिक के कितने चार्जेस कट रहे हैं। मैं शॉपिंग कर नहीं रहा, मैं जस्ट क्लिक करके अंदर जा रहा हूँ, बाहर आ रहा हूँ, फिर क्लिक कर रहा हूँ, फिर पैसे कटेंगे। हर क्लिक के ऊपर पैसे होते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं पे पर क्लिक। बहुत सारे लोग क्या कर रहे होते हैं कि इस पे कॉम्पिटिटर्स पे बजट जाया कर रहे होते हैं, आते हैं क्लिक करके बजट जाया करते हैं ताकि वो ऐड ना चलाए अपना, ऐसे भी लोग कर रहे होते हैं। अच्छा देखिए, ये कंपनी का नाम ही सेंट्स एंड सीक्रेट्स, इस कंपनी का नाम ही सेंट्स एंड सीक्रेट है। मैंने सेंट्स एंड सीक्रेट्स ही सर्च किया था, तो मैं इस पे ऐड ना भी चलाऊं तो मेरी वेबसाइट ऊपर आएगी। एक सवाल हो सकता है ये, लेकिन होता ये है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आपके कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट दिखाने लग जाते हैं। कभी आपने देखा कि आप वेबसाइट सर्च कर रहे हो तो ऊपर कोई और, नीचे उस वेबसाइट की जगह किसी और वेबसाइट आ रही होती है। यस सर। तो लोग क्या कर रहे होते हैं कि दूसरे, अब एक इनका कॉम्पिटिटर है सेंट्स एंड स्टोरीज, उसका भी नाम सुना है आपने? यस। अब सेंट्स एंड स्टोरीज, सेंट्स एंड सीक्रेट्स मिक्स है, पता नहीं चल रहा। लोग दोनों क्या करते हैं भाई कि इसके ऐड पे चाहते हैं कि हम भी टॉप है क्योंकि इसकी ऑडियंस अलग है, उसकी ऑडियंस अलग है, तो इसीलिए बहुत सारे ब्रांड्स अपने ही नाम के ऊपर भी ऐड चलाते हैं।
ताकि अब मेरा कोई कॉम्पिटिटर है ना, वो ऐड चला रहा है तो उसका ऐड नीचे शो, लेकिन वो उसका ऐड नीचे शो हो, उसकी भी एक साइंस है, ऐड क्वालिटी कैसी है, उसकी हेडलाइन कैसी है, वो अलग चीज है। अभी जो समझने की चीज ये है कि जैसे मैंने कीवर्ड लिखा, ये जो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पेड ऐड चला रहा है और टॉप पे आ रहा है उस कीवर्ड के ऊपर, सही है। अगर हम इसको अब नीचे करें, इसको हम स्क्रॉल करते हैं, अब देखिए इसी की वेबसाइट भी आ रही है, लेकिन इसमें स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ नहीं आ रहा, देखा आपने? यस। वही वाली वेबसाइट का जो लिंक है वो नीचे भी आ रहा है, लेकिन इसके आगे स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये है कि ये ऑर्गेनिक तरीके से एसईओ करके टॉप पे आ रहा है। ये तो मैंने ब्रांड का नाम लिख के बताया था, अब मैं कोई और चीज सर्च करता हूं। अगर मैंने, अब देखिए यहाँ मैंने लिखा मेंस परफ्यूम, अब यहाँ कोई भी ऐड हमें शो नहीं हो रहा, कोई ऐड हमें यहाँ स्पॉन्सर्ड किसी भी वेबसाइट के आगे स्पॉन्सर्ड लिख के नहीं आ रहा है। इसका मतलब कोई ऐड नहीं चला रहा है, इस कीवर्ड के ऊपर चला रहे होंगे, लेकिन वो डायनामिकली चल रहा होता, कभी शो हो रहा होता, कभी नहीं हो रहा होता। अभी हमने मेंस परफ्यूम लिखा, अब देखिए एक वेबसाइट आ रही है सफायर ऑनलाइन स्टोर की, सफायर की, फिर जुनेद जमशेद, फिर सईद नबी, फिर गुल अहमद। ये सारे लोग एसईओ करके टॉप पे आ रहे हैं। हमारा जो बेसिक मकसद है एसईओ करने का वो यही है कि हम अपने जो कीवर्ड्स हैं, अपनी वेबसाइट की जो कीवर्ड्स हैं, उनमें ऑर्गेनिक तरीके से टॉप पे आए। अच्छा, दोनों में सबसे ज्यादा मेन डिफरेंस ये है कि गूगल में अगर हम एसईओ कर रहे हैं और उससे हम रैंक कर जाते हैं तो हम लॉन्ग टर्म तक रैंक करते हैं, उसका एसईओ हमें कंटिन्यू करता रहना चाहिए, ठीक है। और जी मैं ये कह रहा हूँ कि एसईओ जब हम करते हैं उसमें मेन डिफरेंस ये है कि अगर हम मेंस परफ्यूम पे हमारी ये वाली वेबसाइट रैंक हो गई, फॉर एग्जांपल सफायर पे हम एसईओ कर रहे थे, इस कीवर्ड पे ये वाली कलेक्शन रैंक हो गई है। एसईओ का फायदा ये होता है कि ये लॉन्ग टर्म तक रैंक रहती है, इस पे वर्किंग करते रहना चाहिए एसईओ पे। और जो पेड ऐड है उसका मकसद ये होता है कि मैं जब तक गूगल को पैसे दे रहा हूँ जब तक वो टॉप पे रखेगा, जिस दिन से मैंने उसको पैसे देना बंद किए वो वेबसाइट वहां से भी गायब हो जाएगी। बात समझ में आई? ये बड़ा फर्क है एसईओ के अंदर कि भाई अनपेड तरीके से हम टॉप पे आते हैं और लॉन्ग टर्म तक हम टॉप पे रहते हैं, ये इसी पोजीशंस पे रहेंगे, लेकिन उसके लिए भी मतलब मुस्तकिल हमें एसईओ करते रहना चाहिए। ये नहीं कि अब हम एक दफा ये टॉप पे आ गए अब हमने एसईओ करना छोड़ दी। एसईओ के स्टेप्स हैं वो हम पढ़ेंगे क्या क्या स्टेप्स हैं, लेकिन वो स्टेप्स आपने करते रहना चाहिए। अगर आप वो छोड़ देंगे तो ये भी यहाँ से चला जाएगा, फर्स्ट से नीचे आएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके और नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर ये स्पॉन्सर्ड चल रहा होता तो जब तक चल रहा था तब तक मैं पैसे दे रहा हूँ, जैसे ही मैं पैसे देना बंद करूंगा ये रैंकिंग यहाँ से चली जाएगी। तो सर ये हर 15-20 दिन में या महीने में करने चाहिए एसईओ? एसईओ बताऊंगा, हर महीने 15 दिन 20 दिन में नहीं होता। एसईओ के स्टेप्स होते हैं, बताऊंगा कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या चीज होती है। ये सब समझ में आ गई? यहाँ तक कोई सवाल? अब एसईओ के अंदर दो बड़ी टर्म्स होती हैं, उसे कहते हैं ऑन पेज एसईओ और एक होती है ऑफ पेज एसईओ। लिख लें आप, एसईओ के अंदर दो टर्म्स होती हैं, उसे कहते हैं ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज नहीं याद रहेगा ना, मोबाइल पे लिख लो। इसके साथ एक और टर्म भी तो होती है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ वेबसाइट के लिए होता है, लेकिन मेन जो टर्म होती है ना वो होती है ऑफ पेज और ऑन पेज। लिख लें आप, भूल जाएंगे। अच्छा देखें, इसमें एक टर्म होती है टेक्निकल एसईओ, वो होता है जो आपकी वेबसाइट के अंदर जो मसले मसाइल होते हैं उसको सॉल्व करने को कहते हैं टेक्निकल एसईओ। फॉर एग्जांपल वेबसाइट की स्पीड हो गई, वेबसाइट की स्पीड स्लो चल रही है, तो आप उसमें वेबसाइट की स्पीड स्लो क्यों चल रही है आप आइडेंटिफाई करते हैं, एड्स की वजह से आपने कोडिंग करी है, तो वो जो सारे टेक्निकल मसले हैं उसे कहते हैं टेक्निकल एसईओ। अच्छा देखिए, आजकल जो पहली बात बता दूं कि एसईओ के अंदर जो मेन चीज है वो है स्पीड। एसईओ के स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं, लेकिन वो सब बाद में। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड सही नहीं है आप कभी भी रैंक नहीं कर सकते। आप पूरे स्टेप्स गूगल के फॉलो कर लें, सारी चीजें सही करें, आप अपने हिसाब से गूगल के हिसाब से भी सही करें, लेकिन आपकी वेबसाइट देर से खुल रही है, गूगल आपको कभी भी रैंक नहीं करेगा। वो क्यों नहीं रैंक करेगा? क्योंकि वो अपने कस्टमर्स का एक्सपीरियंस खराब नहीं करना चाहता। फॉर एग्जांपल, मैं अगर इस कीवर्ड पे टॉप पे आ गया, अब मैंने इस पे क्लिक किया, अब इस क्लिक करने के बाद मेरी वेबसाइट 5-10 सेकंड के बाद लोड हो रही है, तो आप वेट करेंगे?
नहीं, कोई भी वेट नहीं करता, 5-10 सेकंड कोई भी वेट नहीं करता, 2-3 सेकंड में खोल लिए तो ठीक है, वरना आप क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, दूसरा वेबसाइट खोल लेते हैं। ऐसा होता नहीं होता? यस। आपका कस्टमर एक्सपीरियंस गूगल कभी भी खराब नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि भाई अगर बंदा मेरे प्लेटफॉर्म गूगल को यूज कर रहा है, जैसी वेबसाइट को क्लिक करे ना, फौरन से वो वेबसाइट खुलनी चाहिए। अब खुलनी चाहिए फौरन, इसका मतलब ये कि जो आपने वेबसाइट बनानी है वो ऐसी वेबसाइट बनानी है कि वो ऑप्टिमाइज हो गूगल के हिसाब से, मतलब मिनिमम 2-3 सेकंड में वो ओपन हो जाए। वो ओपन जब होगी जब आप उसमें जो फाइल्स अपलोड कर रहे हैं उसका साइज कम हो, 300 या 200 250 केबी की पिक्चर अपलोड करें, उससे ज्यादा ऊपर की साइज की पिक्चर अपलोड ना करें। प्लस वीडियोस का इस्तेमाल कम करें अपनी वेबसाइट के अंदर, वीडियोस लोड होने में टाइम लेती हैं, वीडियोस का इस्तेमाल कम करें। प्लस एप्स का इस्तेमाल कम करें, कोशिश करें कि भाई एप्स में बहुत ज्यादा यूज ना करो, अगर करनी पड़ रही है तो बहुत बड़ी एप्स को यूज ना करें, ठीक है। इसके अलावा आप जो कोडिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कस्टम कोड से कोई चीज बना रहे हैं और अपनी वेबसाइट में लगा रहे हैं, तो देखिए वो कोड करने से आपकी वेबसाइट की स्पीड तो स्लो नहीं हो रही। तो ये सारी चीजें आपने आइडेंटिफाई करनी होती हैं। समझ में आया बात? सर इसमें कोई स्टोरेज की कोई लिमिट होती है वेबसाइट की? स्टोरेज की लिमिट नहीं है, लेकिन जो भी आप पिक्चर अपलोड कर रहे हैं वो आप कम से कम केबी की? केबी की हो। अच्छा देखिए, ये जैसे शॉपिफाई एक अलग स्किल है ना, ऐसी ही एसईओ भी एक अलग स्किल है। यस। ये नहीं है कि ये मर्ज है, आप किसी को खाली एसईओ सर्विस भी बेच सकते हैं, किसी को वेबसाइट सर्विस भी बेच सकते हैं, और एसईओ की सर्विस के भी पैसे अच्छे खासे हैं। कम से कम अगर मैं अपनी बात करूं तो 2.5-3 लाख रुपए आराम से एसईओ से भी बन जाते हैं। वेबसाइट इसमें कुछ नहीं है, वेबसाइट बनानी है मंथली। अच्छा ये ऐसी सर्विस है जो आपके पास मंथली मेंटेनेंस में चलती रहती है, मतलब एसईओ ब्रांड्स मुस्तकिल कराते रहते हैं। ये नहीं है कि वेबसाइट तो ऐसा है ना कि एक दफा बनाई, अगर वो मेंटेनेंस नहीं ले रहा तो आपने तो बस वेबसाइट बना के पैसे ले लिए, उसके बाद वो जाने ये जाने। अच्छा एसईओ ऐसी सर्विस है कि ये सालों तक ब्रांड लेके चलते रहते हैं आपके साथ। मेरे साथ 1.5 साल से एक ब्रांड काम कर रहा है, एक ब्रांड मेरे साथ 7 महीने से काम कर रहा है और चल रहा है। ये ऐसी सर्विस है जो मुस्तकिल चलती रहती है। सर इसमें वर्डप्रेस और शॉपिफाई दोनों में सेम तरीके से एसईओ की जाती है? एसईओ के सारे स्टेप सारी वेबसाइट में एक ही जैसे हैं। ये नहीं कि कोई कस्टम बना रहा है वेबसाइट तो उसके स्टेप्स अलग हैं, कोई वर्डप्रेस पे बना रहा है उसके स्टेप्स अलग हैं, कोई शॉपिफाई पे बना रहा है उसके स्टेप्स अलग हैं, ऐसा नहीं है। एसईओ के स्टेप्स वो सारी वेबसाइट में एक जैसे ही हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर, समझ में आ गई बात? अब हम बात कर रहे थे कि एक होता है ऑन पेज एसईओ, एक होता है ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ उस एसईओ पार्ट को कहते हैं जो आप अपनी वेबसाइट के अंदर अप्लाई करते हैं। वेबसाइट के अंदर अप्लाई करने से मतलब ये है कि आपका मेटा टाइटल क्या हो। मेटा टाइटल बता दूं क्या है, देखिए वेबसाइट का जो मेटा टाइटल, ये लिख लेगा मेटा टाइटल किसे कहते हैं। मेटा टाइटल इसको कहते हैं, जब गूगल में कोई वर्ड लिखते हैं तो ये देख रहे हैं, ये जो लाइन आ रही है इसे कहते हैं मेटा टाइटल, इसे कहते हैं मेटा टाइटल। समझ में आ गई बात? और इसके नीचे जो ये लाइन आ रही होती है ना, जो लिखी हुई आ रही होती है, इसे कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। आपने हमेशा देखा होगा ये लाइनें लिखी हुई आ रही होती है, लेकिन कभी सोचा नहीं है कि इसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं मेटा टाइटल, इसे कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन, और इसे कहते हैं स्लग। आपने देखा होगा आपकी जो कलेक्शन के आगे जो स्लग आ रहे होते हैं, जो यूआरएल होता है उसको कहते हैं स्लग। ये जो देख रहे हैं .com फ्रेग्रेंसेस फॉर मेन, जैसे आपने अभी कोई कलेक्शन बनाई हुई हो तो उसके आगे जो उसका लिंक होता है उसको कहते हैं स्लग, SLUG स्लग। यूआरएल भी कहते हैं, लिंक भी कहते हैं, लेकिन उसको आम जुबान में स्लग कहते हैं। मेटा टाइटल, ये इसको कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, स्लग। अच्छा ये सारी चीजें ना आपको शॉपिफाई के अंदर आपने लिखनी होती हैं। ये गूगल पे ऐसी जो लिखी हुई आ रही है ना, ये कहाँ से लिखनी होती है, वो यहाँ शॉपिफाई के अंदर आप लिखते हैं इसको। अभी मैंने उस टाइम लास्ट टाइम भी बताया था कि मैं इसको आगे चल के पढ़ाऊंगा। देखिए मैं कलेक्शन में जा रहा हूँ और जा रहा हूँ ये मेन में, ठीक है। अब मैं मेन में नीचे जाऊंगा तो आप देखेंगे सर्च इंजन लिस्टिंग का यहाँ ऑप्शन था, ठीक है। अगर मैं इसको खोलता हूँ, ओपन करता हूँ, तो आप देखें यहाँ मेरे पास लिखने का ऑप्शन आ रहा है पेज टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल हैंडल,
ये कलेक्शंस तक तो यही रहेगा, इसको मुझे चेंज कर सकता हूँ, मेंस परफ्यूम कर सकता हूँ इसको। ये मैं पढ़ाऊंगा कि इसको मेंस परफ्यूम करना पड़ता है या जो भी आपका कीवर्ड हो, इस ऐसे पढ़ाऊंगा। देखिए ये अब ये प्रोडक्ट के अंदर भी होता है। अगर आप प्रोडक्ट खोलेंगे ना और किसी प्रोडक्ट में जाएंगे, नीचे जाएंगे तो ये सर्च इंजन लिस्टिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा। इसी तरह अगर आप कोई पेज बना रहे हैं, नया पेज बना रहे हैं, उसके अंदर भी मिलेगा, कलेक्शंस में मिलेगा, सब जगह मिलेगा। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप में इसका जो मुझे टाइटल रखना है, इसकी लिमिट होती है वैसे 0 to 60 या 65, यहाँ 70 लिखा हुआ है, लेकिन इतनी ज्यादा लिमिट होती नहीं है क्योंकि वो कट जाएगा। कभी आपने देखा होगा जो मेटा टाइटल होते हैं वो कटे हुए आ रहे होते हैं। यस सर, वो लिमिट से ज्यादा लिखे हुए होते हैं। ये पूरी एक शीट दिखाऊंगा अभी मैं थोड़ी देर बाद कि वो शीट क्या होती है, किस तरह से बनती है, लेकिन अभी हम ये बता दें कि ये आप शॉपिफाई में लिखते हैं यहाँ जाके पेज टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, हैंडल। अच्छा ये तो हो गई सारी कलेक्शंस और प्रोडक्ट के। अब आपका जो होम पेज है, बहुत सारा देखा होगा आपने, होम पेज का कहाँ लिखते हैं, उसको लिखते हैं प्रेफरेंसेस में जाके। प्रेफरेंसेस पढ़ाया था, यहाँ जाके प्रेफरेंसेस में जाएंगे, यस सर, ये आपके होम पेज का होगा। इसको स्क्रॉल करता हूं मैं, ये देखिए ये जो टाइटल है ना ये आपके होम पेज का होगा। कलेक्शंस और वो तो सब जगह अलग बात है, होम पेज के लिए भी तो टाइटल होना चाहिए ना। तो उसके लिए आप प्रेफरेंसेस में जाते हैं, यहाँ होम पेज टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। यहां तक क्लियर है, समझ में आ रही चीजें? कंफ्यूजन है तो आप पूछ लें। अच्छा अब हम बात कर रहे थे ऑन पेज एसईओ की। ऑन पेज एसईओ में मैंने कहा कि एक चीज होती है पेज मेटा टाइटल, एक होता है मेटा डिस्क्रिप्शन, एक होता है स्लग, चौथी चीज होती है H1 हेडिंग। अच्छा बहुत आपने, अगर मैं यहाँ दिखाऊं वेबसाइट खोलूं, एक H1 हेडिंग, मैं इसकी एक मेंस की कलेक्शन खोल रहा हूं इस वेबसाइट की और नीचे जा रहा हूं, स्क्रॉल करता हूं, देखिए कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है, ये भी 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 आ रहा है, एक सारा कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, कंटेंट क्या होता है हम सब चीजें पढ़ेंगे। कंटेंट उसे कहते हैं जो भी कोई। H1 क्या होता है, H1 कहते हैं हेडिंग को। HTML CSS कोडिंग की जो है, HTML CSS जहां कोड करते हैं उसमें 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं। एक है H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं। अच्छा गूगल के स्टेप ये कहते हैं कि आपके पेज के अंदर एक H1 होना चाहिए, एक H1। अच्छा वो बनता कैसे वो भी सिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ जाऊँ इस वाली वेबसाइट में, कलेक्शंस में जाऊँ, अब देखिए ये जो कंटेंट लिखा हुआ है ये कलेक्शन के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे अपने कंटेंट कलेक्शन के अंदर लिखना हो, मैं कॉपी करता हूँ इस कंटेंट को, मेंस में जाता हूँ, मेंस में जाने के बाद यहाँ जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ इस कंटेंट को। अब ये तो हो गया पैराग्राफ फॉर्म में, ये सारा पैराग्राफ फॉर्म में कंटेंट आ गया। अब मुझे इसमें एक हेडिंग H1 बनानी लाजमी है, ऐसा ही है। अब मैं इस हेडिंग को सिलेक्ट करूंगा, पैराग्राफ में जाऊंगा और इसको कर दूंगा हेडिंग 1 H1। अब ये एक हेडिंग बन गई, समझ में आई बात? अगर आप और मल्टीपल H2s हो सकते हैं, ये इसको कहते हैं H2, ये जो छोटी लिखी हुई है H2 में होगी। H2 मतलब हेडिंग स्टाइल 2। क्या कह रहे हैं? ये खुद का मैंने इसको सेलेक्ट करके इसको मैंने H1 कर दिया यहाँ से जाके, तो ये बड़ा और बोल्ड लगने लग गया। आपको स्टेप समझ में आया? एक पेज के अंदर एक H1 होना चाहिए, इससे ज्यादा ना हो। H2, H3 मुख्तलिफ हेडिंग स्टाइल्स हो, लेकिन H1 एक हो। ये गूगल के स्टेप्स हैं, इसको आप लिख लें और फॉलो करना आपने लाजमी है जिसमें भी आप एसईओ कर रहे हो। समझ में आई बात? अच्छा अब मैं आपको किसी और वेबसाइट का एक्सटेंशन बताता हूँ। आपको किसी को देखना हो किसी और वेबसाइट का, उसका एक्सटेंशन है, यहाँ दिखा देता हूँ मैं। अब मैं देखिए ये सेंटेंस स्टोरीज की वेबसाइट है, इसमें मेंस पे जा रहा हूँ, मेंस के पेज पे। अब मैं इसको स्क्रॉल करूँ। अच्छा देखिए जब भी आप एसईओ करेंगे ना तो कलेक्शंस में कंटेंट प्रोडक्ट के नीचे आए, ऊपर ना शो। अगर ऊपर हो रहा हो तो नीचे भी। हाँ ऊपर को जाके इसका जो टेम्पलेट होता है ना कलेक्शंस का, उसमें जाके उसकी डिस्क्रिप्शन को उठा के नीचे कर देगा, तो डिस्क्रिप्शन नीचे आ जाएगी, प्रोडक्ट्स ऊपर शो होंगे। ये लाजमी करेगा क्योंकि अब मैं समझा भी देता हूँ कि यहाँ से फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ हमने कंटेंट रखा था, सही है, मैं इसको कर देता हूँ सेव।
इसको व्यू कर लेते हैं। अगर मैं इसको व्यू करूं इस कलेक्शन को, फिर हेडिंग सारी एडिट करेगा। अच्छा इसमें तो शो ही नहीं हो रहा क्योंकि इसका शायद बंद है, मेरा खोल लेते हैं। ऑनलाइन स्टोर पे आना है। अच्छा ये कलेक्शन मैन की कलेक्शन, कस्टमाइज पे जाना है। कलेक्शन में जाना है। आपके पास अगर मुख्तलिफ टेम्पलेट्स बने हुए, हमारे पास मैन का बना हुआ टेम्पलेट में लग रहा है, मैन में क्या है? देखिए ये जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ रही है ना, ये कलेक्शन बैनर, इसको मैं प्लेस कर दूंगा प्रोडक्ट ग्रिड के नीचे। अब पहले प्रोडक्ट शो होंगे, फिर ये डिस्क्रिप्शन शो होगी। समझ में आ गई बात? सही। अच्छा अब हमारे लिए अच्छा देखिए, अब मैं इसका एक्सटेंशन है, इसे कहते हैं SEO मेटा इन वन क्लिक। ये गूगल का एक्सटेंशन है। किसी भी पेज पे जाके आप इसको ओपन करेंगे तो ये बता देगा कि इसमें कितनी H1 है, कितनी H2 है। देखिए मैंने जैसे ही ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हुआ हुआ मेरे पास, मैंने इस पेज को खोला, जो पीछे पेज खुला हुआ है सेंसर स्टोरीज का, और उस एक्सटेंशन को खोला तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक H1 है इनके पास पूरे पेज पे। अब मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोड पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने देख लिया एक H1 है। H2 कितने हैं? 14 बने हुए। H3 नहीं है, H4 3 है। इस पेज का मेटा टाइटल इसने इन्होंने ये रखा हुआ है, मैंने कहा था 60 to 65 कैरेक्टर्स का हो, बिल्कुल सही है। मेटा डिस्क्रिप्शन 150 to 165 कैरेक्टर्स तक जा सकती है। तो ये ग्रीन हाईलाइट हुई है, इसका मतलब ये भी इन्होंने सही लिखी हुई है। समझ में आई बात? और अब हेडर्स में जाऊंगा तो मैं ये भी देख सकता हूं कि इसने H1 हेडिंग किसको रखा है। हेडर्स में जा रहा हूं तो यहाँ देखो इसकी हेडिंग H1 ये है, H2 हेडिंग ये है। सही। इस एक्सटेंशन से पता चल रहा है। सर ये कीवर्ड एवरीवेयर जो होता है उससे भी पता लग जाता है ना? नहीं ये हेडिंग नहीं पता, उसमें कीवर्ड का वॉल्यूम पता चलता है। सर ये कौन सा ऐप है? ऐप नहीं है, एक्सटेंशन है SEO मेटा इन वन क्लिक। ये लिख लें सारी चीजें आप। वेबसाइट का शो करवा सकते हैं क्या किसी भी वेबसाइट का शो? मैं कोई और बताओ वेबसाइट बताओ। सर टाइम जोन का टाइम जोन वाले में नहीं हुआ ना SEO। मैं खोल लेता हूँ जीरो लाइफस्टाइल का कोई पेज, जीरो लाइफस्टाइल में चला जाता हूं। अब देखिए मैं इस पे स्पॉन्सर्ड पे क्लिक करूंगा ना, इसके पैसे कटेंगे। तो आपको जब आप किसी का देख रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो, तो आप कोशिश करें किसी के पैसे जाया ना हो, उसके नीचे वाले पे क्लिक कर लें, स्पॉन्सर्ड पे क्लिक ना करें। क्लिक पे पैसे। अब देखो मैं इसके स्मार्ट वॉचेस वाले पेज पे जाता हूँ। स्मार्ट वॉचेस वाले पेज पे चला गया। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और SEO मेटा इन वन क्लिक को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ इसके पास 2 H1 लिखे हुए हैं, मतलब इसका जो SEO करने वाला बंदा है वो गलती कर रहा है, उसके पास एक H1 उसको लिखना चाहिए। प्लस इसके पास 41 कैरेक्टर्स का टाइटल लिखा हुआ है जो कि बहुत कम है। 55 टू मैक्सिमम 60 हो, या अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो आपको 65 तक होना चाहिए। सर ये जो डिस्क्रिप्शन हो गई है, क्या कह रहे हैं? H6 का मसला नहीं है, H1 एक होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट ये अकॉर्डिंग है, गूगल के अकॉर्डिंग है जो। हाँ गूगल के अकॉर्डिंग जो है आपका H1 एक होना चाहिए। और डिस्क्रिप्शन की जो डाटा जो ना, ये सब मैं लिमिट बताऊंगा आगे, दोबारा रिपीट कर दूंगा। समझ में आ गई बात? यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें। अच्छा उसके बाद आपके पास आता है ऑल्ट टैग। ऑल्ट टैग कहते हैं आपकी इमेजेस। आपने देखा होगा कि गूगल में 3 तरह के सर्च इंजन हैं, मतलब 3 तरह से आप सर्च कर सकते हैं। एक है कीवर्ड, आप टाइप करके सर्च करते हैं। एक होता है वॉइस से, एक होता है इमेज से, आप इमेज से भी सर्च करते हैं। तो हर इमेज का एक नाम भी होता है, जैसे आपका नाम है, इसी तरह हर इमेज को आप नाम देते हैं। वो नाम क्या होता है? वो कीवर्ड ही होता है जो आप उस पेज के लिए सेलेक्ट कर रहे होते हैं। अब वो कहाँ लिखते हैं? प्रोडक्ट के अंदर भी लिख सकते हैं। एक सेकंड सर जब प्रोडक्ट अपलोड करें तब जो ना उसका नाम चेंज कर लें। नहीं नाम भी चेंज कर लें, बता रहा हूं। अब देखिए मैंने इसको कल क्लाइंट को पेश किया था, तो अभी इसका दोबारा मेरे पास मैसेज आया। देखिए कल मैंने उसको वो बोला मुझे डेमो भेज सकते हैं उसका, जो उसको मैं व्हाट्सएप का बता रहा था, उसका एक डेमो देखना चाह रहा है। मैं इसको ये इसने मुझे बोला था थोड़ा टाइम बाद कराएगा, लेकिन इसका देखो अभी आपके सामने बैठे बैठे अभी एक मैसेज आया 5 बजे। मैं इसको अभी डेमो वगैरह भेज दूंगा, देखता हूँ ये कटता है नहीं कटता।
सर आपने पहले ही काटा। भाई तस्वीर वाला मिला था उसको। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं यहाँ। मैं समझा रहा था ऑल टैग। ऑल टैग आप हर पिक्चर के पीछे लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ दिखा जी, उसमें सेंस एंड सीक्रेट्स में है। सेंस एंड सीक्रेट्स में आ जाना। सर H1 एक होना चाहिए और H2 H2 आप भले ज्यादा रख लें, H3 ज्यादा रख लें, H1 एक होना चाहिए। सेंस एंड सीक्रेट्स। नहीं, सीक्रेट्स में आप वो मेटा एक्सटेंशन यूज करें। अच्छा, एक्सटेंशन यूज करते हैं। मैं कौन से पेज पे जाऊँ? जो लास्ट पेज में होते हैं मैं इस पर भी वो तो मैं सेंस एंड स्टोरीज का कर रहा था। ये रहा। वही खोलें एक मिनट में। इसमें आप H1 की जो हेडिंग दिखा रहे हो दिखाएं हेडर में। हेडर यहाँ ऊपर इन्होंने लिखी हुई है, यहाँ ऊपर होगी ये लिखी। इन्होंने इस चीज को H1 किया हुआ है। ठीक। आप वो नीचे ढूंढ रहे थे ना, इन्होंने ऊपर किया हुआ है, कीवर्ड वो किया हुआ है। मैं बताऊंगा आगे सारी चीजें, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि H1 होना चाहिए। अच्छा जी, हम आ जाते हैं यहाँ। कहाँ थे? देखिए, मैं इस मेन में मैंने एक बैनर लगाया था आपके सामने जो मेन होम पेज पे शो हो रहा था। मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ देखिए ऑल टेक्स्ट का ऑप्शन है। इसे ऑल टेक्स्ट भी कहते हैं, ऑल टैग भी कहते हैं। यहाँ आप अपना कीवर्ड प्लेस करते हैं। अब मैं कीवर्ड के बारे में पूरी चीजें बताऊंगा, कीवर्ड क्या होता है। लेकिन हर इमेज को आपने नाम देना होता है, ये समझ लें। हर इमेज का नाम होता है। आप प्रोडक्ट इमेज यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स में लगा रहे होते हैं प्रोडक्ट इमेजेस, तो प्रोडक्ट इमेजेस के पीछे भी प्रोडक्ट का नाम देना जरूरी होता है। दिखा देता हूँ वो कहाँ से देंगे। अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ और इस प्रोडक्ट का नाम है कैसियो जेराडो वॉच जो भी, तो आपने अपने प्रोडक्ट की इमेजेस आ गई। अपलोड करने के बाद मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ देखिए मेरे पास ऑप्शन आएगा इसमें नाम ऐड करने का। देखिए इसका नेम, जो इसकी फाइल नेम है, इसको भी एडिट करना पड़ेगा और ऑल टैग्स को भी सेम रखना पड़ेगा। दोनों को सेम रख देगा, मतलब इसको डिलीट करें या कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कर देगा। अच्छा, ये वो नाम है जो फाइल का नाम आप अपलोड कर रहे होते हैं ना, ये वो नाम है। तो ये दोनों नाम आपने चेंज करना होता है, ऑल टैग्स वाला भी, ये वाला भी। ये डायरेक्टली यहीं से चेंज हो जाएगा या इसको दोबारा से अपलोड करना पड़ेगा? नहीं, यहाँ से चेंज कर लो भाई। अगर पिक्चर शो नहीं होगी, जैसे यहीं पे इसका नाम शो होगा, सर्वर प्रोडक्ट पे फोल्डर ये शो नहीं होगा तो नाम लिखा आएगा। क्या कह रहे हैं? अगर जैसे ये नहीं शो नहीं होगी तो ऑल पे जो आप प्रोडक्ट नेम मुझे सब आएगा। समझा नहीं? अगर जैसे पिक्चर ये पिक्चर शो नहीं होगी, कहाँ नहीं शो होगी? सर्वर अगर स्लो होगा तो पिक्चर हाँ, पिक्चर के पीछे कभी कभार सर्वर स्लो हो जाता है, इमेज नहीं आ रही होती, उसका नाम लिखा हुआ आ रहा होता है, वो ये लिखा हुआ आएगा। अच्छा, अब देखिए ये होता क्यों जरूरी है कि बहुत दफा आपने जाके देखा होगा गूगल पे, जब आप लोग जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जा रहा हूँ गूगल पे और मैं लिख रहा हूँ कैच 22। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ से जाने के बाद परफ्यूम पे लिख रहा हूँ। अब देखिए ये मेरे पास ये आ गया इस पे। अब मैं इसकी बहुत दफा देखा होगा आप इमेजेस में चले जाते हैं सीधा, तो अगर आपने इमेजेस में ये सेम चीज दी भी होगी ना, तो उसी परफ्यूम की इमेजेस भी उड़ के आ जाएगी। ये जरूरी है। ये सारे वो स्टेप हैं जो गूगल के हिसाब से हैं और ऑन पेज एसईओ के अंदर ये सारे स्टेप्स हैं। यानी सर अगर कोई सर्च करेगा नाम लिख के और इमेजेस में चला जाएगा ना, तो आपने अगर नीचे इमेज पे लिखा होगा सारे टैग, तो वो इमेजेस यहाँ शो होंगी। ये सारी चीजें जरूरी हैं। पहली चीज मैंने क्या बताई थी, रिपीट करते रहे आप लोग साथ, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, स्लग, उसके बाद H1, फिर ऑल टैग, और लास्ट चीज ये होती है कि इसके अंदर जो कंटेंट अपलोड होगा, कंटेंट जो आप नीचे देख रहे थे, जो सारा कंटेंट लिखा हुआ था उसे कहते हैं एसईओ कंटेंट, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिखा हुआ था। जो भी नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे कहते हैं कंटेंट। वो पढ़ेंगे कि कैसे वो लिखा जाता है, कितना लिखना चाहिए, क्या किस हिसाब से लिखना चाहिए, कितने कीवर्ड्स होंगे, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ऑल टैग क्या था सर? ये तो था इमेज के पीछे टैग लगाने का, इमेज का नाम देने को ऑल टैग कहते हैं। सर अभी आपने बताया था ऊपर ऑलरेडी दिया हुआ होता है, उसको कॉपी करके में पेस्ट करना। नहीं, उसे दिया हुआ नहीं होता, वो खोल रहा था तो जब फाइल जो अपलोड की हुई थी उसका नाम आ रहा था वो, क्योंकि हम ना ये देखो, ये फाइल का, हर फाइल का एक नाम होता है। मैं इसको देखो, मेरे पास यहाँ कितनी सारी फाइल हैं। अब देखो इस फाइल का नाम ये है कि मैंने इसको डाउनलोड किया था, तो ये व्हाट्सएप वीडियो ये दिस करके आ गया। अब मैं जब इसको अपलोड करता हूँ ना, तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, लेकिन इसका असल तरीका क्या है कि इसको भी आप नाम दें जिसका प्रोडक्ट का नेम है। फॉर एग्जांपल कैच 22 इसका नाम है, तो आप इसका नाम भी कैच 22 रीनेम करके करें। इसको अपलोड करने के बाद इसका जो ऑल टैग है उसको भी कैच 22 करें।
ये प्रॉपर तरीका है। अगर तो सर्चिंग में वो Variant- साथ ही आएगा। सर्चिंग जब करेंगे तो जब आप केस स्टडी के इमेजेस में जाएंगे ना तो उसी की प्रोडक्ट की इमेजेस दिखाना शुरू करेगा। सर अगर एक प्रोडक्ट है जिसकी सब वेरिएंट्स है तो उसको किस तरह शो करेंगे, क्योंकि भाई आप उसका सब वेरिएंट फॉर एग्जांपल उसका नाम है केस स्टडी 2 फॉर एग्जांपल ब्लैक, तो आगे ब्लैक लिख दें, येलो लिख दें, जो भी कलर है ना कलर का होगा साइज का होगा 50 ml लिख दें। वेरिएशन का साइज भी सेम हो, साइज भी लिखना चाह रहे हैं अरे साइज सेम होने के बाद कलर कुछ तो वेरिएशन जब बना रहे हैं किस चीज की वेरिएशन बनाएंगे, या तो कलर की बनाएंगे या तो साइज की बनाएंगे, तो वो चीज लिखते हैं उसके आगे स्मॉल लिखते हैं मीडियम लिखते हैं, उसका प्रोडक्ट नेम के आगे स्मॉल मीडियम लार्ज जो भी कुछ आप वेरिएशन बना रहे हैं। समझ में आ गई चीज? यस सर। ऑन पेज समझ में आया जी? सर इमेज ऑप्टिमाइजेशन किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेम तरीके से होगी। इमेज सारे प्लेटफॉर्मों पे ये ऑल टैग का ऑप्शन आपको हर जगह मिलेगा। वर्डप्रेस के कस्टमाइज भी हो। अंदर कस्टमाइज के अंदर आपने बनाना, जो भी आप कोडिंग कर रहा है, जो बंदा कोडिंग कर रहा है उसको आपने बताना पड़ता है कि भाई मुझे इस इमेज के पीछे ऑल टैग लगाना है, तो वो उसका ऑप्शन क्रिएट करके देगा। वर्डप्रेस के अंदर भी जैसे ये शॉपिफाई में आ रहा था ना वैसे ही वर्डप्रेस पे भी आ रहा होता है। हर प्लेटफॉर्म के अंदर ये चीजें आ रही होती हैं। सही, ये जो सारे स्टेप्स हैं ये कहलाते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, और इन सारे स्टेप्स को करने के बाद हम कहते हैं ऑन पेज इंप्लीमेंटेशन अपने अपनी वेबसाइट पे कर लिया। ठीक है, अब दूसरा पार्ट है उसे कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। वो एसईओ जो हम अपने पेज अपनी वेबसाइट से हट के दूसरे की वेबसाइट पे जाके स्टेप्स करते हैं, अपनी वेबसाइट पे कुछ काम नहीं करें दूसरी की वेबसाइट पे जाके काम करने को कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। अब वो क्या काम होते हैं, कुछ आपने वेबसाइट देखी होंगी, टू पॉइंट किसी वेबसाइट के बारे में लिख रहा होता है या कोई और वेबसाइट किसी और वेबसाइट के बारे में लिख रही होती है, उसे कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। गेस्ट पोस्टिंग भी इसी में आती है ना? गेस्ट पोस्टिंग भी इसी में आती है। समझ में आई बात? अभी हम आगे चल के इसको और डीपली देख लेंगे। अब आपने जब भी एसईओ करना होता है तो आपने एक शीट बनानी होती है। शीट में दिखा देता हूँ कैसी होती है। अब यहाँ आ जाते हैं शीट के ऊपर। देखिए ये शीट का फॉर्मेट मैं शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। सबसे पहले आपने शीट में कॉलम लिखने होते हैं कि कितने पेजेस हैं, सीरियल नंबर जो भी डाला हुआ है, फिर हर पेज का आपने नाम लिखना होता है। कलेक्शन नेम लिखा हुआ है या पेज नेम लिखते हैं, जो भी आपने नाम लिखना है। होम हमारा पेज है, एक शॉप की कलेक्शन है, एक मेंस अतर है, वुमेन्स अतर है, इस तरह सो ऑन जितनी भी आपकी कलेक्शंस बनी हुई है। और प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के लिए अलग आपने शीट पे प्रोडक्ट एसईओ की शीट बनानी होती है। देखिए प्रोडक्ट एसईओ की अलग है, कलेक्शन की अलग है। स्टार्टिंग में ये तो ऑप्शन पहले लिखा होगा। क्या ये सब पहले से लिखा होता है जो आपने लिखा है। ये लिखना खुद पड़ता है, पहले से लिखेगा कैसे? आसमान से आएगा। मतलब सर शीट तैयार की, सबसे पहले आपने काम करने कलेक्शन के पहले कलेक्शन पे काम कर लें और फिर प्रोडक्ट्स पे काम कर लें आप। या आप देखें कि आपकी वेबसाइट पे इंपॉर्टेंट क्या चीज है। देखिए कहीं कलेक्शंस इंपॉर्टेंट होती हैं, कहीं प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक वेबसाइट पे एसईओ किया था वो थी स्वैग किक्स। नाम आप लोगों ने सुना ही सुना, स्वैग किक्स। स्वैग किक्स क्या है? प्री लव चीजों का ब्रांड था। प्री लव चीजें पता है क्या होती हैं? लुंडे का माल, यूज की हुई चीजें, उसे कहते हैं प्री लव चीज। तो प्री लव में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट होती है वो अवेलेबल है आज, अगर वो कल बिक गई तो दोबारा वैसा आइटम नहीं आएगा। होता है ना कभी कभार लुंडे में ऐसा माल मिल जाता है दोबारा नहीं मिलता। अब उन चीजों पे हम प्रोडक्ट वाइज एसईओ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक एसईओ के सारे स्टेप्स करेंगे, कल को वो बिक गया उस टाइम तक, तो हमारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। तो हम कलेक्शंस पे एसईओ करते हैं। कई हमारे लिए प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ होते हैं जैसे आजकल ऑरा वॉच बहुत चल रही है, एक वॉच है ऑरा वॉच, ठीक है, तो उसलिए हमें सिर्फ उस पे एसईओ करना है ताकि हम उस पे रैंक करें और उससे सेल आए, वॉचेस पे ना करें, पूरी वॉचेस पे। तो आपने देखना होता है कि आपकी वेबसाइट पे इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं। समझ में आई बात? तो हर प्रोडक्ट्स के लिए आप अलग शीट बनाते हैं, सेम ही फॉर्मेट होता है, वह वो प्रोडक्ट्स के लिए अलग सेपरेट करते हैं, कलेक्शन के अलग करते हैं। इसमें वो पेजेस नहीं आते, अबाउट अस, कांटेक्ट अस पेज नहीं आते, अवर स्टोरी, ये वो फलाना पेज का एसईओ नहीं होता है, सिर्फ मेन पेज का एसईओ होते हैं। पता चला आपने यहाँ अबाउट अस लिखना शुरू कर दिया, कांटेक्ट अस लिखना शुरू कर दिया, कस्टमर्स, बल्क एंड ऑर्डर्स, ये वाले पेजेस लिखना शुरू कर दिया, वो वाले पेजेस यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये नंबर डाल दिया, कलेक्शन नेम में कुछ भी लिख दिया, पेज नेम या कलेक्शन नेम, होम, शॉप, मेंस अतर, वुमेन अतर, जितने भी आपकी कलेक्शंस हैं जिनमें आपने एसईओ करना है वो आपने यहाँ लिस्ट डाउन कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ जो उनके लिंक हैं वो आप यहाँ लाके पेस्ट कर दें। उसके बाद इस लिंक को हम चेंज भी करेंगे, लेकिन अभी आप फिलहाल के तौर पे यहाँ लाके पेस्ट कर दें। अच्छा, इस तीन कॉलम्स को मैं समझा देता हूँ और फिर एक एक इस कॉलम को हम पढ़ेंगे, कीवर्ड्स क्या होते हैं।
यहाँ हमने इस पेज पे जो कीवर्ड, जिन कीवर्ड्स को हम टारगेट कर रहे हैं वो हमने यहाँ लिखने होते हैं। ये टॉपिक सबसे ज्यादा मेन है। अगर आपने इन 3 कॉलम्स के अंदर मिस्टेक कर दी तो पूरा एसईओ आपका जाया हो जाएगा, फायदा नहीं है, आप एसईओ करते रह जाएंगे, रैंक कभी नहीं होंगे। तो ये 3 कॉलम्स को गौर से सुन के समझेगा और सीखेगा। ये 3 कॉलम सबसे ज्यादा मेन होते हैं एसईओ के अंदर। एक है कीवर्ड्स का, अगर आपने कीवर्ड सिलेक्शन सही नहीं करी आप कभी रैंक नहीं कर सकते। सर्च वॉल्यूम नहीं देगा, कंपटीशन देगा, ये कॉलम फिल नहीं है, मुझे फिल करने थे लेकिन फिल नहीं है, अभी मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आगे वाली सारी चीजें। लेकिन अगर इन 3 कॉलम में ही आप लोगों ने मिस्टेक कर दी तो आपका एसईओ आप करते रह जाएंगे, कभी भी रैंक नहीं होंगे। कीवर्ड सर्च वॉल्यूम नेक्स्ट कंपटीशन है ये। सर्च एवरेज सर्च वॉल्यूम मंथली है, सर्च वॉल्यूम एवरेज मंथली, ठीक है। अब कीवर्ड्स पे आ जाते हैं। एसईओ में हर पेज के ऊपर आप मैक्सिमम 1 या 2 कीवर्ड्स टारगेट करते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे 4-4, 5-5 भी लिखे हुए हैं, लेकिन आप देखें हाईलाइटेड 1 या 2 हैं हर जगह। जो कलर से हाईलाइटेड है वो 1 या 2 हैं। एसईओ के अंदर एक पेज पे सिर्फ 1 या मैक्सिमम 2 कीवर्ड टारगेट करते हैं, 2 से नहीं करते ज्यादा। ये जो कीवर्ड्स हैं देखिए बेस्ट सेलर, ये मैं बताऊंगा कैसे लिखे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं कीवर्ड्स, कैसे लिखे हुए, ये सीखेंगे। मैं अभी आपको जो चीज समझा रहा हूँ वो समझें कि हर पेज के ऊपर एसईओ के अंदर आप जो टारगेट करेंगे, आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए मैं मैक्सिमम 2 कीवर्ड्स तक टारगेट करूंगा इस पेज पे। बाकी सेकेंडरी कीवर्ड कहलाते हैं। एक होते हैं प्राइमरी कीवर्ड, एक होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी जिनका आपका मेन फोकस है, सेकेंडरी उसके बाद आप किन कीवर्ड्स को टारगेट करना चाहेंगे वो यहाँ लिखे। मैं देखो 4 लिखे हैं, टारगेट मेरा ये, मैं इस पे रैंक करूं, बाकी मेरे सेकेंडरी हैं। इस कलेक्शन के लिए टारगेट मेरा इन 2 कीवर्ड्स का है, बाकी मेरे लिए सेकेंडरी हैं। वो क्यों है, किस वजह से वो हम सीखेंगे। बात समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई। अब आते हैं सर्च वॉल्यूम पे। अच्छा, सर्च वॉल्यूम क्या होता है? एक टूल होता है, बहुत सारे टूल्स हैं सर्च वॉल्यूम निकालने के। एक टूल है उसे कहते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल का अपना टूल है। वो क्या करता है कि इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम निकाल लेता है। सर्च वॉल्यूम क्या होता है कि ये कीवर्ड पूरे पाकिस्तान में महीने में कितनी दफा एवरेज सर्च किया जाता है। सर ये एनालिटिक्स से पता लगता है ना, गूगल एनालिटिक्स से बताया तो, कीवर्ड प्लानर से पता चलता है। अभी दिखाता हूं। अब देखिए ये सर्च वॉल्यूम है ना, ये आपने लाजमी लिखना होता है। ये क्या है, हर महीने ये कीवर्ड किसी भी मुल्क का आप सर्च कर सकते हैं। पाकिस्तान में कितने सर्च किया जाता है एवरेज दिखाता है। यहाँ दिखाता हूँ आपको करके। अच्छा, वो पेड टूल है, यहाँ आपको मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ एक टूल है, टूल्स में जाएंगे, ये गूगल एड्स का टूल है, कीवर्ड प्लानर। अब देखिए मैं ये लिख लेता हूँ अदर्स इन पाकिस्तान में, इसको कॉपी किया, डिस्कवर पे किया। अब ये यूनाइटेड किंगडम अभी सिलेक्ट हुआ है क्योंकि बाहर का अकाउंट बना हुआ है। मैं इसको कर देता हूँ पाकिस्तान। पाकिस्तान मैंने कंट्री इंक्लूड कर ली, सेव करा इसको, कीवर्ड को मैंने लिख के गेट रिजल्ट किया। ये पेड है सर? हाँ, मैं बताऊंगा एडिट कैसे बनता है। अब ये बता रहा है कि भाई अदर्स इन पाकिस्तान एवरेज पूरे पाकिस्तान में महीने में कितनी दफा सर्च होता है? 260 दफा। इस तरह से आप कोई भी कीवर्ड लिख के उसका सर्च वॉल्यूम पता कर सकते हैं कि महीने में वो कितनी दफा सर्च होता है। अब ये नीचे सजेशन भी दे रहा है, क्या दे रहा है? ऊद अतर प्राइस इन पाकिस्तान 480 दफा होता है, बेस्ट अतर्स इन पाकिस्तान 320 दफा होता है। अब बताएं कि मेरे लिए कौन सा कीवर्ड आप समझते हैं कि बेहतर रहेगा? ये सेकंड लास्ट ये वाला सही रहेगा ना? ये वाला क्यों? क्योंकि इससे सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, इसका मतलब लोग इसको ज्यादा सर्च कर रहे हैं, और मैं अगर इस पे रैंक कर गया तो सेल आने के चांसेस भी इस पे ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ये 260 है, ये 320 है, 60% ज्यादा है। और ऊपर करेंगे तो और सजेशंस इसकी आती रहेंगी। देखो और भी आ रही, अतर प्राइस इन पाकिस्तान, टॉप 10 अतर्स इन पाकिस्तान, अजमल अतर पाकिस्तान, एग्जांपल बता रहा हूं। सो ऑन लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं ना कीवर्ड। बहुत सारे जहाँ से आपको ये सर्च वॉल्यूम पता चल जाए, वो बहुत सारे टूल्स हैं, आप वहां से ये निकाल के अपनी शीट में डालते हैं। अब आते हैं वापस शीट में। एक्शन पॉइंट में यूज करेंगे, उससे भी पता लग जाएगा। कोई गया बात है?
हाँ, एक स्टूडेंट। ये चीज समझ में आई? ये कहाँ से आ रही है? टूल से आ रही है। ये वीडियो वही इसके तो बाद- यहाँ पेस्ट करनी है। हाँ, वही कॉपी करके मैंने यहाँ एक एक कीवर्ड के आगे रखना होता है। सही। क्यों रखना होता है भी आपको समझ में आएगा। अब आते हैं कंपटीशन के ऊपर। अब ये देख रहा, आपने देखा होगा ये लिखा हुआ है नॉन अल्कोहलिक अदर्स, इसका पूरा सर्च वॉल्यूम महीने में पाकिस्तान में 100 है और कंपटीशन 2,96,000 है। कंपटीशन क्या होता है कि इस कीवर्ड पे गूगल के पास कितने रिजल्ट्स हैं। आपने देखा होगा गूगल जब मैंने खोला था नीचे देखा होगा नीचे पेज नंबर आ रहे होते हैं। नहीं, हम जाते नहीं है नीचे तक, लेकिन 1 2 सो ऑन पेज चल रहे होते हैं। या गूगल के पास इतने सर्च रिजल्ट्स हैं इस कीवर्ड के ऊपर। दूसरा मतलब ये होता है कि इतने लोग इस कीवर्ड पे टॉप पे आना चाह रहे हैं। दोनों बातें कर लें। ये पता कहाँ से लगता है? यहीं से एनालिटिक्स से पता नहीं, लगता अब है। इसको ई कंपटीशन कहां से आ रहा है इसको देखते हैं। अच्छा, ये चेंज होता रहता है क्योंकि रोज दिन ब दिन साइट्स नई बनती जा रही हैं, तो ये कंपटीशन भी ज्यादा होता जा रहा है। मैं गूगल पे जाता हूं, मैंने ये लिखा नॉन अल्कोहलिक अदर्स। ये देखिए मैं टूल्स पे जाऊंगा और सही। ये आ रहा है। टूल्स पे जाने के बाद जो ये नंबर आ रहा है आपने ये कॉपी करके वहां लिखना होता है। इस नॉन अल्कोहलिक अदर्स पे इतने गूगल के पास सर्च रिजल्ट हैं 2,19,000। मतलब इतने लोगों ने सर्च किया, सर्च नहीं किया, इतनी वेबसाइट्स गूगल के पास इस कीवर्ड पे नीचे जाएंगे ना आ रही हैं। या दूसरी जबान में कह लें कि इतने लोग इस कीवर्ड पे टॉप पे आना चाह रहे हैं। या ये भी एक सबसे दूसरी वेबसाइट जो वो ना ये कीवर्ड उठा के अपनी वेबसाइट पे लगाएं। लगाए नहीं, मतलब लगाने की बात नहीं हो रही। इतने सर्च रिजल्ट्स हैं। सर्च रिजल्ट से कहते हैं गूगल पे इसी में लिखा ये वेबसाइट आ गई ना, इस तरह से टोटल नीचे अगर स्क्रॉल करता रहूं तो टोटल गूगल के पास इतने सर्च रिजल्ट्स हैं। सेम जो ना टाइटल हाँ, 2,19,000 वेबसाइट्स हैं या 2,19,000 पेजेस हैं। क्या पता एक ही पेज के 2 पेजेस शो नीचे हो रहे हो, बता। या इतने लोग, इसको सिंपल उसमें समझ लें कि इतने लोग इस कीवर्ड पे टॉप पे आना चाह रहे हैं। समझ में आई बात? जब आप ये दोनों चीजें इस शीट में लाके रखते हैं ना, तो आपको आइडिया हो जाता है कि भाई कि कंपटीशन कितना है और सर्च वॉल्यूम कितना है। ये चीजें जरूरी क्यों है अब आपको पता चलेगा। अगर आपके पास ये दोनों कॉलम फेल होंगे ना, तो आप ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये 260 पे कंपटीशन ज्यादा है। कभी कभार ऐसा भी होगा कि 260 सर्च वॉल्यूम है लेकिन कंपटीशन ज्यादा है और 390 वाले पे कंपटीशन कम है। तो आप क्या करेंगे, जिसमें कंपटीशन कम है और सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, आप वो कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, यानी उसको प्राइमरी अपना कीवर्ड बनाएंगे। आप अपने दिमाग से नहीं करेंगे कि भाई मैं कह रहा हूं मुझे ये पसंद आ रहा है, इसको मैं टारगेट करने चला जाऊंगा। ऐसे नहीं होगा। ऐसे होगा ना तो कभी भी आप रैंक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि और लोग भी तो एसईओ कर रहे हैं। आप वो अकेले थोड़ी है पूरे वर्ल्ड में कि भाई आपको ही सिर्फ एसईओ आता है, औरों को भी आता है। तो आप वो कीवर्ड टारगेट करते हैं जिसका सर्च वॉल्यूम सही हो, अच्छा हो और कंपटीशन कम हो। अब एग्जांपल के तौर पे कि कंपटीशन इसका ज्यादा कम आ रहा है, सही है, और इसका बल्कि ज्यादा आ रहा है, इसका कम आ रहा है, तो आपने मीडियोकर कीवर्ड उठाना होता है। मतलब जिसका कंपटीशन भी कम हो, सर्च वॉल्यूम नॉर्मल। फॉर एग्जांपल इसका भी 1000 होता है, इसका भी 1000 होता है, इसका भी 1000 होता है, तीनों का 1000 होता है, इसका कंपटीशन ज्यादा होता है और इसका थोड़ा बहुत डिफरेंस होता, तो आपने मीडियोकर वाला उठाना होता। मतलब जिसका कंपटीशन भी कम हो, सर्च वॉल्यूम भी अच्छा हो। समझ में आई बात? सर ये हर कीवर्ड उठा के हम पहले चेक करेंगे गूगल पे। हाँ, हर कीवर्ड पे आप जाके चेक करेंगे कि ये कितना इसका कंपटीशन है। आपको कीवर्ड सेलेक्ट, जब भी मैंने कहा ये 3 कॉलम आपके मेन है, इन 3 कॉलम में आप लोगों ने मिस्टेक कर ली और गलत कीवर्ड सेलेक्ट करके पूरा कंटेंट उस तरह से रेडी कर लिया, सारे काम कर लिए, कभी भी रैंक नहीं हो सकेगी क्योंकि आपने कीवर्ड सिलेक्शन में मिस्टेक कर दी थी। ऐसा कीवर्ड सिलेक्ट कर लिया था जिसमें ऑलरेडी हजारों लोग काम कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं वो कीवर्ड सेलेक्ट करना है जिसका वॉल्यूम ज्यादा हो, सही है? जिसका वॉल्यूम ज्यादा हो और कंपटीशन कम हो। सही है। कम हो, कंपटीशन कम हो। कंपटीशन कम हो, उसको यानी कि मेन हाँ। अपना प्राइमरी कीवर्ड बना लिया जाए। लेकिन अगर ये सारे कीवर्ड का फॉर एग्जांपल ये भी कीवर्ड का सही है, अब इसमें से भी कंपटीशन दोनों का सेम है, फिर किसको सेलेक्ट करते हैं? नीचे वाले को करते हैं। दोबारा से बताइए सर। अगर ये 2 कीवर्ड हैं, इन दोनों का कंपटीशन सेम है, हाँ जी। किसको करते हैं? तो फिर जिसका वॉल्यूम हाई होगा, जिसका वॉल्यूम हमारे पास ज्यादा है। ज्यादा है।
समझ में आ रही है चीजें? अच्छा, अब इस पे वापस आते हैं, इस वाली चीज पे वापस आते हैं। अभी तो यहाँ अथर्स है। अच्छा, आजकल का जो एसईओ है वो मुश्किल इसलिए होता जा रहा है क्योंकि और लोग और इस एसईओ में वर्किंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ परफ्यूम्स लिख दूं, फॉर एग्जांपल परफ्यूम्स लिख दूं, तो परफ्यूम्स में बहुत सारे लोग टारगेट कर रहे हैं। तो आपने ऐसा कीवर्ड टारगेट करना होता है जो लॉन्ग टेल हो, थोड़ा सा बड़ा हो। लॉन्ग कीवर्ड्स के हम बारे में पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर, सबको समझ में आ गई चीजें? ये बराबर में क्या कह रहे हैं? सर ये हाईलाइट कैसे हुआ? हाईलाइट तो मैंने कलर से किया है भाई, ये हाईलाइट मैंने कलर से किया है। ये एक्सेल चलाना आता होगा तो कलर से कर लोगे इसको हाईलाइट। इस हाईलाइट करने का मकसद ये है कि मुझे पता है कि मेरा फोकस इन कीवर्ड्स के ऊपर है। सर ये कीवर्ड आपने निकाले, ये बताओ मैंने निकाले कहां से? ये शॉपिफाई के अंदर डाला। शॉपिफाई के अंदर नहीं, ये शॉपिफाई को भी आप भूल जाए। शॉपिफाई इसमें मैंने शॉपिफाई की कोई बात नहीं की है। ये अलग से बनाया है, अलग से बनाया सर। ये शीट है ना, पूरी शीट गूगल शीट बनी है। क्या अभी तो आप छोड़ दें उसको, अभी शॉपिफाई को छोड़ दें। अभी आप ये शीट को समझें, ये शीट में हो क्या रहा है और क्या-क्या चीजें जरूरी हैं। ये शीट में रिकॉर्ड आ रहा है, रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, हम बना रहे हैं शीट, एसईओ की शीट बना रहे हैं। सर ये लोकल एसईओ में खिलाएंगे ना ये? लोकल एसईओ उस एसईओ को कहते हैं जो आप अपने एरिया के हिसाब से कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी डेंटिस्ट की दुकान है, अब आप पूरे पाकिस्तान में थोड़ी मशहूर करेंगे अपनी दुकान को, आप अपने एरिया में मशहूर करेंगे ताकि मेरे एरिया में कोई बेस्ट डेंटिस्ट लिखे तो मेरी शॉप आ जाए। बेस्ट डेंटिस्ट इन जौहर फॉर एग्जांपल। अब मैं जौहर में मेरे एक डेंटिस्ट की दुकान है फॉर एग्जांपल, तो मैं ये थोड़ी जाऊंगा नाज़माबाद वाला बंदा भी देख ले, कोशिश होगी, लेकिन ज्यादा क्या होगा कि मेरे एरिया या मुल्तान वाला देख ले, ये तो कोशिश नहीं होगी ना। तो मैं क्या करूंगा, एसईओ उन कीवर्ड्स पे करूंगा जो मेरे एरिया के हिसाब से हो। उसे कहते हैं लोकल एसईओ, लोकली, करीब के एरिया के लिए, करीब के एरिया को टारगेट करना, करीब के एरिया को टारगेट करना कि मैं ज्यादा मेरी कोशिश कराची से कोई भी बंदा आ जाए, मुल्तान से तो नहीं आएगा ना मेरे पास इलाज कराने। लेकिन अगर मेरी वेबसाइट है और मैं अपने पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी करता हूँ ना, तो मैं जा रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में तो ये तो समझा रहा हूँ अल्लाह के बंदे भाई। अब आपके केस में आप पहले कलेक्शंस बनाएंगे। कलेक्शन कैसे बनाएंगे? यूपीवी रेस जो भी आपका कलेक्शन है, एक वो हो गई, एक आपकी कोई और सी हो गई, डिफरेंट हो गई, बहुत मुख्तलिफ कलेक्शन बनाएंगे। अच्छा देखिए, आजकल जो मैं आपको एसईओ की टिप्स बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी शर्ट्स की वेबसाइट है, यार आप सुन ले, मोबाइल जो लोग यूज कर रहे हैं वो ये टॉपिक चला जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। कोशिश करें कि इसको ध्यान से सुन लें। अगर आप फॉर एग्जांपल शर्ट्स की वेबसाइट बना रहे हैं तो आपकी कलेक्शन क्या होगी? यहाँ शर्ट्स हो जाएगी, एक आप होम की बना लेंगे, शर्ट्स की बना लेंगे, और आप एग्जांपल के तौर पर आपके कीवर्ड दिमाग में क्या होंगे, क्या-क्या कीवर्ड्स आप रखेंगे कि मेरी शर्ट्स की कलेक्शन रैंक हो जाए? फॉर एग्जांपल बताएं, टी-शर्ट, मैन, वुमेन, मेन शर्ट्स और किड्स, और ओवरसाइज ओवरसाइज टी-शर्ट्स, स्मॉल, मीडियम। समर शर्ट। अच्छा, अब देखिए जो ये आपके कीवर्ड्स है ना, इन हर कीवर्ड्स के लिए आप अलग कलेक्शन बनाएं। जैसे इन्होंने बताया ओवरसाइज शर्ट्स, तो आप इसको एक कलेक्शन में डिवाइड कर दें, एक और कलेक्शन बना लें, मल्टीपल आप कलेक्शन बनाएंगे। मैं कैसे? फॉर एग्जांपल शर्ट्स के अलावा एक तो शर्ट्स की बनाएंगे, एक बनाएंगे फॉर्मल शर्ट्स, एक बनाएंगे कैजुअल शर्ट्स, एक बनाएंगे और भी ओवरसाइज शर्ट्स, समर शर्ट्स। जितनी कलेक्शंस आप डाइवर्सिफाई करेंगे उतने मल्टीपल कीवर्ड्स को आप टारगेट कर सकते हैं। पहली बात तो ये। और आपको मैंने कहा जितने कलेक्शन बनाएंगे तो हर कीवर्ड में दो भी कीवर्ड को टारगेट करें तो मल्टीपल कीवर्ड्स के थ्रू आप रैंक कर सकते होंगे। क्योंकि शर्ट्स पे रैंक करना मुश्किल हो गया है अब, क्योंकि बहुत सारे भाई जे डॉट नहीं कर रहा होगा, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, शाजिद सईद नहीं कर रहा होगा, आप उनको बीट नहीं कर सकते। उनको बीट करने के लिए आपने अपनी कलेक्शंस को जो ज्यादा आपने बनाना है, कोशिश करें कि अपनी जो कैटेगरी है उसको डिवाइड करते चले जाएं। जैसे चश्मे में जितनी कैटेगरीज आप बना सकते हैं ना उतनी ज्यादा बनाते रहें। और कोई एग्जांपल बताएं इसकी? सर अच्छा, जैसे हमारे कोई दूसरा कोई ब्रांड है जो हमारा कॉम्पिटिटर है, उसकी कलेक्शन हम देख सकते हैं उसने किस तरह की और क्या-क्या। हाँ, आप भाई देखिए, एसईओ करने का मेन स्टेप ये होता है कि आप पहले अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं। अब जैसे मैंने अतर्स की बनाई है ना, अब अतर्स में मैंने सॉफ्ट अतर्स, वेस्टर्न, अफोर्डेबल, प्रीमियम, नेचुरल, लाइट, मीडियम, स्ट्रॉन्ग, विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग, डे, नाइट, सॉफ्ट, फ्रेश, ओरिएंटल, वुडी, स्वीट, फ्रूटी, फ्लोरल, 12 आवर लास्टिंग, स्पाइसी, कूल, देसी। जितनी ज्यादा मैं कलेक्शन में इसको तोड़ता जा रहा हूँ, मेरे लिए आसान है उन कलेक्शंस में उन कीवर्ड्स को टारगेट करना, क्योंकि हर बंदा इस तरह से नहीं कर रहा। जी आपका सवाल है? वेबसाइट पे जितने मर्जी कलेक्शन करें, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है।
ज़्यादा नहीं, वेबसाइट पे कलेक्शन बनेंगी तो यहाँ पे भी तो आपने उसकी एक एक डिटेल लिखनी पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ, जाहिर सी बात है, वो कलेक्शन वहाँ बनी नहीं है तो मैंने यहाँ लाके रखी नहीं है ना, या यहाँ पहले शीट पे बना लें फिर वहाँ बना लें। लेकिन एसईओ करने का ये मैं बता रहा हूँ कि आपने मुख्तलिफ कलेक्शंस को क्रिएट करना है जितनी हो सके। फॉर एग्जांपल लीनियर सिल्क फॉर्मल शर्ट्स, एक आपने अलग कलेक्शन बना ली। अब क्या होगा कि आप सिल्क फॉर्मल शर्ट्स पे कोई और कॉम्पिटिटर कम है कि वो टारगेट कर रहे हैं, वो सारे किस पे कर रहे होंगे, फॉर्मल शर्ट्स पे। फॉर्मल शर्ट्स की आप एक कलेक्शन बनाए लेकिन सिल्क की अलग बना लें और मुख्तलिफ कलेक्शंस में आप इसको डिवाइड करते रहें। तो जितनी कलेक्शंस होंगी ना उतना ज्यादा अच्छा चांस है आपके पास, हायर चांस होगा कि आप रैंक कर जाएंगे। ये सबसे बेस्ट है कि आजकल के एसईओ की, वरना आप अगर मैं यहाँ परफ्यूम मेंस परफ्यूम को टारगेट करता रह जाऊं, मैं रैंक नहीं कर सकता। मैं क्या करूंगा, मेंस परफ्यूम इस वाली कैटेगरी में अंदर आगे कीवर्ड लगा दूंगा, बेस्ट मेंस परफ्यूम कर दूंगा। हर बंदा मेंस परफ्यूम टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, मैं उसके आगे क्या कर रहा हूँ, बेस्ट मेंस लगा रहा हूँ, बेस्ट मेंस परफ्यूम। हाँ, तो ग्रीन एक वो है, नोट्स की फॉर्म है ग्रीन। वो तो भाई यानी कि जो मशहूर, तो देखिए आपने देखा मेरी 32 कलेक्शंस इस पे, मैंने जो स्वैग किसका एसईओ किया था उसकी 100 कलेक्शंस थी, 100 कलेक्शन की उसकी भी शीट मेरे पास मौजूद है। उसमें उसने उसकी जॉगर्स की उसकी मैं कैटेगरी दिखाता हूँ, ढूंढता हूँ मैं अपने पास यहाँ शीट्स, ताकि आपको आइडिया हो जाए। एक सेकंड, अब आप यहाँ देख पढ़ते रहेगा, देखें ये स्नीकर्स है, फुटवेयर है, हाई स्नीकर्स, फॉर्मल, रनिंग शूज, कैजुअल शूज, क्लीट्स, जिम शूज, हाइकिंग शूज, बास्केटबॉल शूज, लॉन्ग बूट्स, स्लीपर्स, क्रिकेट शूज, क्रॉक्स, नाइकी, एडिडास। तकरीबन अगर आप देख रहे हैं ये सारी कलेक्शन चल रही है। कितनी कलेक्शन है, 97। शूज की कलेक्शंस को कितना ब्रेक कर दिया, हाइकिंग शूज, क्रिकेट शूज, फुटबॉल शूज, बास्केटबॉल शूज, हद तक शूज ही तो हैं। लेकिन क्या हुआ इससे कि मुख्तलिफ कीवर्ड्स को टारगेट करने में मुझे आसानी हो गई और स्पेसिफिक ऑडियंस को स्पेसिफिक कलेक्शन दिखा। अगर कोई क्रिकेट शूज देख रहा है और मैं क्रिकेट शूज गूगल पे लिखूं और मेरे क्रिकेट शूज की कलेक्शन रैंक हो जाएगी, तो हाई चांस है कि वो फौरन शॉपिंग कर लेगा उससे। अजान हुई उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। और कीवर्ड्स को आपने जो टारगेट करना है, अगर आपने कोई कलेक्शन है जैसे मेंस परफ्यूम है, आप उसको और ब्रेक तो फर्दर कर नहीं सकते, उसके लिए फिर हम उस कीवर्ड को लॉन्ग टेल कर देते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है, आपकी कीवर्ड्स की हम नेक्स्ट क्लास में आपको लाजमी आएगा, क्योंकि आधी चीजें समझ के जाएंगे। नेक्स्ट क्लास बहुत ज्यादा जरूरी है, कीवर्ड्स के ऊपर होगी, वो कितने तरह के कीवर्ड्स होते हैं और हम उसको किस तरह से सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा कीवर्ड हमारे लिए बेस्ट है। तो वो क्लास आप लाजमी अटेंड करेगा। अच्छा, कीवर्ड्स को हम लॉन्ग टेल कर देते हैं। लॉन्ग टेल का मतलब समझाऊंगा कि क्या होता है। एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, जैसे लोग मेंस परफ्यूम को टारगेट कर रहे हैं, तो हम अब क्या करेंगे, बेस्ट मेंस परफ्यूम को टारगेट कर लेंगे एग्जांपल के तौर पे, या मेंस परफ्यूम इन पाकिस्तान, कीवर्ड की लेंथ को बढ़ा देंगे। अलग-अलग कीवर्ड चेंज करके अगर हम लगा देंगे तो लेंथ को बढ़ा। देखिए मेंस परफ्यूम पे पता नहीं लाखों वेबसाइट टारगेट कर रही हैं, हम भी आके टारगेट करना शुरू करेंगे। हम कौन सा ऐसा नया काम कर रहे हैं जो और कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम कीवर्ड्स ऐसा सिलेक्ट कर लें जो उससे डिफरेंट हो। मतलब डिफरेंट कीवर्ड्स अलग-अलग लगा सकते हैं ना। हाँ, मैं अभी समझाऊंगा कि अभी हमने बताया ना, एक मेन हमारा फोकस होना चाहिए, मैक्सिमम 2 कीवर्ड्स को हम टारगेट करेंगे हर पेज के ऊपर, 2 से ज्यादा हम नहीं कर सकते। वजह बताऊंगा ना अगली क्लास में कि भाई जब हम कंटेंट लिखते हैं, मेटा टाइटल बनाते हैं, तो हम 5 कीवर्ड से मेटा टाइटल नहीं बना सकते। क्लियर हुई चीजें यहाँ तक? यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? GOS
समझ में आ गया सब? नेक्स्ट क्लास में आके ये तो नहीं होगा रिपीट हो जाए। देखिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आना शुरू हो गया होगा। शीट का भी मैं ये पूरा भेज दूंगा कि मैं हर क्लाइंट के देखिए हर मेरे पास देखिए इसमें कंपटीशन लिखा हुआ है, सब चीजें लिखी हुई है क्या कंपटीशन है। अब बताएं इसका, अब देखिए इसका सर्च वॉल्यूम कम है और कंपटीशन देख रहे कितना है। मैं इसको टारगेट ही नहीं करूंगा, कंपटीशन इसका इतना ज्यादा हो गया, सर्च वॉल्यूम कम है लेकिन कंपटीशन ज्यादा है। अब आप बताएं इसमें से किस चीज को टारगेट करना चाहिए। स्वैग केक्स को तो ब्रांड का ही नेम है ना, वो तो लिखा हुआ है शूज इन पाकिस्तान, बेस्ट शूज या शूज इन पाकिस्तान। 18,100 चलो और किसी और को देखते हैं। सर 5 मिनट बाद छोड़ दीजिए। बस है मैं इसको इसमें बताएं, इसमें से बताएं 9,900 वाली। हाँ इसको कर सकते हैं, ये अच्छा कीवर्ड। आपने देखा कि जब आप सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन निकालते हैं ना तो आपको इजी हो जाता है कि मुझे सेलेक्ट किसको करना है। तो जो 3 पार्ट थे ना कीवर्ड्स, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में कि ये मैंने निकाले कैसे हैं, किस तरह से निकाल के यहाँ आए हैं शीट के ऊपर, ये हम निकालना सीखेंगे। फिर कीवर्ड्स की टाइप्स पढ़ेंगे, कौन कौन से तरह के कीवर्ड्स होते हैं, ताकि हमारी ये चीज आप लोगों को आ जाए, ये समझ में आ गई आपको, ये बहुत आसान है। लेकिन इस जगह पे आपने मसला कर दिया या आपने कोई ऐसा कीवर्ड सिलेक्ट करे, फॉर एग्जांपल ये कर लिया ब्रांडेड शूज, अब आप जितनी मेहनत कर लें, इतना सारा कंपटीशन है, आप पता नहीं कब जाके रैंक होंगे भी नहीं होंगे, सालों लग जाते हैं रैंक होने में। कुछ कीवर्ड्स में सालों लग जाते हैं। मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाता हूं यहाँ, ताकि आपको आइडिया भी हो जाएगा। फिर यानी कि अपना लेकर आओ मार्केट में एक कीवर्ड में सर रैंक हो जाए तो वेबसाइट को रैंक होना स्टार्ट हो जाएगा। बस इसको मैं दिखा के ना आपको क्लास एंड करता हूं, ताकि आपको देखिए यहाँ देखिए ये रैंकिंग निकालना सिखाऊंगा कि कीवर्ड की रैंकिंग निकलती किस तरह से, टूल से निकल जाती है। ये टूल बता देता है कि ये कीवर्ड आपका अभी गूगल पे किस नंबर पे रैंक कर रहा है, ये टूल बता देता है। वो टूल चलाना सिखा दूंगा, बहुत आसान है किस तरह से निकाला हुआ है। अब आप डेट पढ़ेंगे, ये कौन सी डेट है, 21/12/2021, ठीक है। अब यहाँ मेंस फ्रेग्रेंसेस का कीवर्ड है, ये नॉट रैंक है। अब आप डेट पढ़ते रहेगा कि कब जाके हमारे पास में रैंकिंग आई है। देखो 10 पे 9 पे कब आया ये 2022 में, 10वें महीने में जाके। और फिर रैंक कब तक हुआ ये, और जाके रैंक ये देखो फर्स्ट पे कब आया हमारे पास 2023 में, 2 साल लग गए, 2 साल लग गए इसको रैंक करने में। तो रैंक करने में इतना टाइम भी लग जाता है। ये बता रहा हूं कि आप अब देखिए ये 2 साल से मेहनत हुई है। अब आप इसी कीवर्ड पे रैंक करने की कोशिश करें तो आपको ये तो नहीं होगा आप रैंक हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, इस पे रैंक आपने करना है, मेंस फ्रेग्रेंस इन पाकिस्तान करते हैं इसको, वो इजी है बनिस्बत इसके, समझ नहीं बात, कीवर्ड चेंज हो जाएगा, कीवर्ड चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। सर सिर्फ कीवर्ड को हिट करना है, क्या कह रहे हैं, सिर्फ कीवर्ड को हिट करेंगे, बाकी सब ऐसे ही है। नहीं अभी बताऊंगा हिट कैसे करेंगे कि जाके गाड़ी थोड़ी मारेंगे उसमें। सर जैसे आप बता रहे थे कि बात हो जाएगा, नहीं भाई उसमें महीनों लग जाते हैं गाड़ी में डायरेक्ट देखना वो तो गूगल एड्स चलाते हैं ना, उसमें पैसे देने पड़ते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितने का ऐड चल रहा है, उसकी कॉस्ट पता ऐड चलने के बाद पता चलती है। और उसके लिए उसी आप फॉर एग्जांपल 5 रुपए का एक क्लिक पड़ रहा है, अगर 500 क्लिक एक दिन में आ गए 5000 रुपए चले जाएंगे, तो वो लिमिट नहीं है ना उसकी, यही बता रहा हूं जी। आपका सवाल था वेबसाइट हमारी अच्छी है, काफी लोगों की प्रॉब्लम सोल्यूशन होती है, उसके क्लिकिंग बढ़ रही है, लोग उसको क्लिक कर रहे हैं, ज्यादा लोग उसको क्लिक कर रहे हैं, उससे भी रैंकिंग ऊपर होती है। हाँ
अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है लोगों की आके, और वो जैसे ब्लॉग राइटिंग की वेबसाइट होती है जहाँ ब्लॉग या कोई ऐसी वेबसाइट होती है जो कंटेंट से लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती है, तो गूगल उनको हेल्प करता है, क्योंकि गूगल देखता है यार ये बंदा आया इस वेबसाइट पे और यहाँ इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है और ये स्टे कर रहा है इस वेबसाइट में, तो कोई ना कोई इसकी वैल्यू है। लेकिन उसका थोड़ा बहुत एज होता है, बहुत ज्यादा एज नहीं होता। गूगल के स्टेप्स फॉलो होने चाहिए लाजमी। लेकिन लास्ट अगली क्लास में आप लोग लाजमी आएगा जो आज क्लास इन्होंने अटेंड की है, ऐसा ना हो कि अगली क्लास आप मिस कर दें, तो फिर आपका मेन टॉपिक चला जाएगा। तो जब तक एसईओ का पार्ट चल रहा है तो कोशिश करें कि कोई भी क्लास मिस ना हो।